चलो चालू हो गया, पढ़ते हैं। इन फोटो, पढ़ो पढ़ो पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ है? अगल बगल से कर लो ना कहीं अरेंज। ये तो अच्छा तुम्हारे पास है मोबाइल, तो ऐसे देख लो। चलो हो गया, मिल गया, चलो ठीक। प्रॉब्लम बताया करो, नेचर तैयार बैठी हेल्प करने के लिए। प्रॉब्लम ही नहीं बताओगे तो फिर कहाँ से हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट देखो, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट collector plate is made negative with respect to emitter plate as shown in the figure till it reaches a certain potential V naught when photo current is zero। सबको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन दी है ना। if K indicates kinetic energy of an emitted photoelectron then at point P, देखो P पॉइंट के बारे में पूछा है हमसे कुछ, काइनेटिक एनर्जी और EV नॉट क्या वर्क फंक्शन है। अच्छा तो क्या लिखना चाहिए, EV नॉट वर्क फंक्शन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में एनर्जी है ना, ठीक है। तो देखना पी पॉइंट पे क्या होगा, कौन सा रिलेशन सही है, सी रिलेशन सही है। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पे जीरो होगी तभी तो वो वापस आया ना, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। क्योंकि पी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसका मतलब वो किसके बराबर होगी, ईवी नॉट के बराबर होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ वैसे भी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बताना, इस बार करेक्ट नहीं बताना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय एनी फील्ड, तो गलत बात है भाई, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब उसमें होता है तो इनके गुजरेगी तो फिर डिफ्लेक्ट होगी। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन अ मीडियम इज दिस thus it depends on both electric and magnetic property of the medium, ये भी बात सही है। वेलोसिटी इस वाले फॉर्मूले से दी जाती है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल प्रॉपर्टी दोनों पे डिपेंड करती है मीडियम की, सही बात है कि नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब टॉपिक, द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या हमने, छोड़ देते हैं ना, पता नहीं, ऐसा तो पढ़ा ही नहीं हमने, आगे देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेक्टर के डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये सही बात है, जो के वेक्टर है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव बताएगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेक्टर के ही क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, तो वो बताएगा क्या, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव ही तो बताएगा। मतलब सी ऑप्शन बचा अगर आप ऐसे सोचते तो, है ना। सी के बारे में कुछ पढ़ना ही नहीं है तो सी क्या हो गया, इनकरेक्ट, बाकी सारे के सारे क्या है, करेक्ट है। दूसरा, सी को आप ऐसे सोच सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इन्होंने बोला है कि वेलोसिटी जो है उसको आप टाइम का स्टैंडर्ड मान सकते हो। टाइम का स्टैंडर्ड कैसे मान सकते हैं, अगर हमें 11th क्लास की डेफिनेशंस याद है तो 1 मीटर की डेफिनेशन क्या थी, किसी को याद है, 1 मीटर की डेफिनेशन क्या थी, व्हाट डू यू मीन बाय 1 मीटर, तो हमने पढ़ा था द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन अ फ्रैक्शन ऑफ 1/2993, मतलब 3 × 10⁸ सेकेंड में जितना लाइट डिस्टेंस चलती है दैट इज 1 मीटर। 1/3 × 10⁸ सेकेंड में लाइट जितना डिस्टेंस चलती है वो क्या कहलाता है, 1 मीटर कहलाता है। 11th क्लास की डेफिनेशन है ये, है ना, 1 मीटर की, जैसे मीटर मीटर करते रहे तो 1 मीटर कितना है, तो 1 मीटर की डेफिनेशन है। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट टाइम का स्टैंडर्ड नहीं है, डिस्टेंस का स्टैंडर्ड, अगर ऐसा बोलते तो हम सही मानते इसको। समझ में आया क्या बोला, आ गया चलो नेक्स्ट। A magnet is brought towards a coil speedily slowly then the induced EMF and induced charge will be respectively, एक बार तेजी से लाए हैं, तेजी से लाए तो फ्लक्स का चेंज तेजी से होगा, इसका मतलब EMF ज्यादा, तो कौन सा ऑप्शन देखो कह रहा है, मोर इन फर्स्ट केस, मोर इन, मतलब ए और बी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, सही है। अब दूसरा बोला इंड्यूस्ड और चार्ज बताओ, इंड्यूस्ड चार्ज क्या रेट पे डिपेंड करता है, हमने इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला लिखा था अगर आपको याद हो तो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल फाई बाई आर, ऐसा कुछ पढ़ा था बेटा। तो ये इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि कितना तेजी से चेंज कर रहे हो, बस एक इस पे डिपेंड कर रहा है कि चेंज कर रहे हो, एक बार में तेजी से लेके गए एक बार धीरे धीरे लेके गए, बट फ्लक्स का चेंज तो उतना ही किया ना, जब फ्लक्स का उतना ही चेंज किया है तो उस केस में क्या डेल्टा क्यू पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, तो डेल्टा क्यू दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया सेम क्यों होगा भाई, ईएमएफ रेट ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है भैया, देखो डी फाई बाई डी टी टाइम से डिपेंड कर रहा है। क्या इसमें कोई ऐसा है कि टाइम के साथ कोई लेना देना, कि कोई धीरे धीरे जल्दी आ गया कोई लेट आया, इससे कोई लेना देना है इसको, नहीं। तो डेल्टा क्यू दोनों ही केसेस में क्या होगा, इक्वल जनरेट होगा, फ्लक्स का चेंज तो हमने सेम किया, बस उस वाले केस में रेट था तो इसलिए जल्दी लाए तो ज्यादा फ्लक्स ईएमएफ जनरेट हो गया, यहाँ पे रेट का कोई लेना देना ही नहीं है, सिंपल आया कौन सा ऑप्शन हो गया,
बी हो गया, मोर इन फर्स्ट केस एंड इक्वल इन बोथ केसेस। नेक्स्ट, if the orbital radius of the electron in a hydrogen atom is this, compute the potential energy of the electron in a hydrogen atom। आप चाहो तो ऑप्शन से डायरेक्टली टिक कर सकते हो। कैसे? 15.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप डायरेक्ट ऑप्शन से टिक कर सकते हो। डी ऑप्शन सही जवाब है। काहे? नहीं, हमने देखो कैसे समझा, 15.3 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? 13.6 और 0 इन्हीं के बीच में तो होती है हमारी एनर्जी। 0 से पॉजिटिव पहुंचा दी, कैसा होता है? नहीं। फिर बोला -30.6, -13.6 जाता, मैंने ये भी खत्म। +13.6 या -13.6, तो हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से है, तो नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव? -13.6। सिंपल टिक कर दिया। समझ में आई बात कि नहीं? बट अगर हम इसको करने जाते तो हम कैसे करते? तो आर की वैल्यू दे रखी इन्होंने कितनी बेटा? 4.7 इंटू 10⁻11। तो हम यहां से क्या निकालते हैं? एन की वैल्यू निकाल लेते। आर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? 0.528 एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4.7 इंटू 10⁻11। बेटा 10⁻10 की फॉर्म में आएगा क्या? है ना? एन स्क्वायर निकालना है तो 47 इंटू 10⁻11 एंगस्ट्रॉम में होता है ना, इसलिए 10⁻10 किया, डिवाइड कर दो। 0.528 इंटू 10⁻11। इसको ऐसे करते हैं, देखा 4.7 बाय 5.2। अब ये कितना बचेगा देखना। ये 47 इंटू 10 दोनों तरफ 11 कैसे हो गया? ये 10 था, है ना? ठीक, तो इसको ऐसे करते देखना 47 इंटू 10⁻11। अब इसको क्या लिख सकते हैं देखना, 5.28 इंटू 10⁻11। ये और ये खत्म। इसको काटोगे तो कितनी बार में जाएगा ये? 5.28 है ना, 528 400। अच्छा, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, रुक जाओ, पॉइंट हटा दे, ऊपर कितना हो जाएगा? 8 बार में लगभग जाएगा ना, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 8। हाँ, अच्छा, ये 4.7 था। ठीक भाई, हम सोचे 8 आ रहा है, इसका मतलब एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। गड़बड़। तो 4.7 बाय 5.28 बचा, सही है। अब इसको डिवाइड करो, कितना है? 0.89। तो ये किसके आसपास पहुंचेगी? 1 के आसपास पहुंचेगी। 1 से बड़ी हो सकती है क्या? नहीं। किसके आसपास पहुंच गई? 1 की। तो एन की वैल्यू 1 मिल गई, तो 1 पहले ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे कर सकते थे। एक अप्रोच और भी हो सकता था इसको करने का, वो क्या हो सकता था? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया था हमने, क्या होता है बताओ? KQ1 Q2 बाई आर, यही तो होता है। तो किसके कौन सा है ये? हाइड्रोजन है, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी? 1। मतलब K तो 9 इंटू 10⁹। Q1 कौन है? इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻19। और Q2 कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई आर कितना है? 4.7 इंटू 10⁻11। यहां से आंसर करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये जूल में। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए क्या करते हैं? 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करते हैं। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो एक आंसर आएगा, एंड दैट आंसर इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है। ऐसे भी कर सकते थे, अगर आप ऐसे जाना चाहते हो ऐसे चले जाओ, वरना ऐसे भी जा सकते। अभी कैलकुलेशन कर लेना, देखो यहाँ गंदी गंदी कैलकुलेशन होगी। ठीक, फाइनली आपको याद ये रखना है कि ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे भाई, इसका आप लोग बताओगे। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा होगा बताओ? मैक्सिमम इन सिचुएशन 1 हो जाएगा क्या? क्योंकि तो ये सारे परपेंडिकुलर रखे हैं। देखो बेटा, एक कॉइल ये है ना, पहले वाली सिचुएशन देख रहे हैं, एक कॉइल ये है, दूसरा कॉइल ये है, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स जाएगा वो देखो इसके थ्रू भी निकल के जाएगा। 2 कॉइल जाएगा,
इसके थ्रू जो फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स इसमें भी तो जाएगा, ऐसे करके निकल के फिर वापस ऐसे आएगा। दूसरी वाली सिचुएशन जो देखो वो ऐसे है और ऐसे है। अब बताओ इसके थ्रू जो फ्लक्स जाएगा वो सीधा सीधा जाएगा और इसके थ्रू जाने के लिए उसको ऐसा जाना पड़ेगा, तो क्या इन दोनों में कोई फ्लक्स एसोसिएटेड होगा आपस में? नहीं होगा। अगर अगले वाले में देख लो, ये ऐसे रखा है, ये ऐसे रखा है, अभी कोई फ्लक्स एसोसिएटेड होगा? नहीं होगा। तो किस केस में मैक्सिमम फ्लक्स होगा? फर्स्ट वाले में, ऐसे वाले में। समझ पाएगी वाली बात? चलो नेक्स्ट, मैचिंग करनी है, भी हमसे करवाओगे? ये तो करके बताओ जल्दी, कौन सा ऑप्शन सही है? ए किसके साथ मिलेगा जाके? 2 के साथ। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कूलम्स लॉ दे दिया भैया। डी किसके साथ मिलेगा? अगर तुम्हें नहीं पता जो पता है, 3 के साथ। A2D3 देखो किसमें है? एक ही ऑप्शन में है। कौन सा? कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। A2D3 केवल फर्स्ट ऑप्शन में है। ये दो वाली बातें तो बहुत पॉपुलर है ना। बाकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानता है तो वो भी F/Q0 होता है, वहां से भी रिलेट करेगा। ठीक, नेक्स्ट बताओ। ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो फटाफट से। VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिलिकॉन डायोड इज एज शोन। VI कैरेक्टरिस्टिक दे रखे है ना, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट ID एंड BD। अच्छा, रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है। चलो इंक की जरूरत है हमारे मार्कर को यार। नीचे से लानी पड़ेगी, देखना जरा बेटा। देखो ग्राफ ऐसे दिया है ना, समथिंग। क्वेश्चन ने बोला है 10, 15, 20। 10 पे है, 20 पे है और हमसे 15 पे पूछा है। ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, 20 हो गया। मिली एम्पियर में क्या यहाँ पे करंट? ठीक है बेटा। 10 पे वोल्टेज कितना? 0.7। 10 पे 0.7 है, 20 पे कितना है? 0.8। बट 15 पे हमें पोटेंशियल ही नहीं पता। तो ऐसे केस में हमने क्या बोला था? चेंज इन वोल्टेज बाई चेंज इन रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस होता है क्या यहाँ पे? तो अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बताएं फॉरवर्ड बाइस के केस में, तो RD कैसे लिखोगे बताना? डेल्टा V बाय डेल्टा I। तो बेटा पोटेंशियल का चेंज ये वाला ले ले, नहीं सॉरी ये वाला कितना होगा बताना? 0.8 माइनस 0.7। चेंज इन करंट कौन सा लोगे? 10 और 20 वाला कि 10 और 15 वाला? 10 और 20 वाला है ना। क्या लिखेंगे? 20 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ से 0.1/10। ये मिली एम्पियर में था क्या? मतलब 10⁻³ तो 10⁻³ तो कितना आ जाएगा फाइनली बताना है? यहाँ से पॉइंट हटाओगे, एक 0 और आ जाएगा, तो 10⁻⁻1 बचे, ऊपर जाके 10 आ जाएगा। 10 आएगा बेटा, 10 ओम। सही है। रिवर्स बाइस में देखना, उन्होंने बोला है कि 1 माइक्रो एम्पियर पे 10 वोल्ट है ना। दिस इज 1 माइक्रो एम्पियर और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है BD पे बेटा? 10 वोल्ट, माइनस 10 वोल्ट है। अभी हमसे कोई पूछे ये बता दो कि यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस होगा, तो कितना होगा बताओ? बोलो जल्दी से। VD बाई I होगा क्या? VD कितना है? माइनस का 10, I कितना है? 1 माइक्रो एम्पियर, मतलब 1 × 10⁻⁻6। ऊपर जाके कितना हो जाएगा? ये 10⁻7 बन जाएगा। अब क्वेश्चन हमसे इन दोनों का रेशियो पूछा, बता दो। ID वाला ऊपर रखना, ID वाला ऊपर, मतलब 10 ऊपर रहेगा, 10⁻7 नीचे रहेगा। कितना आ जाएगा बताना? 10⁻6। ऑप्शन डी हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। Biot-Savart law indicates that the moving electrons produces a magnetic field such that B is perpendicular to B. B is parallel to B। कौन सा है ये हम नहीं बताएंगे, जल्दी बताओ। Biot-Savart लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर होती है, इनवर्स क्यूब लॉ फॉलो करती है, या फिर जिस लाइन के लॉन्ग उसी लाइन पे लगती है जिस लाइन को आप ज्वाइन करते हो वायर से, परपेंडिकुलर वाला ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg कंटेन्स 4 × 10⁻20 एटम। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है बेटा? 1 kg है, ठीक है। उसमें कितने एटम है? 1 × 10⁻4 अच्छा 4 × 10⁻20 एटम्स। क्वेश्चन नंबर 9 है ना ये। देखना बेटा, 1 kg में 4 × 10⁻20 एटम्स दे रखे हैं।
इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एवरी एटम ऑफ द सॉलिड द चार्ज गेन्ड बाय द सॉलिड ऑफ 1 ग्राम। अगर हम 1 ग्राम उसका मटेरियल लेते हैं और हर एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो बताओ कितना चार्ज उसके ऊपर डेवलप हो जाएगा। तो हम ये सोचेंगे, अच्छा एक बात बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाए तो चार्ज पता चल जाएगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है। मतलब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। इन्होंने बोला हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसका क्या मतलब हुआ, हर एटम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने एटम होंगे उतने ही दिमाग सबका भटक गया, इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब कंक्लूजन ये कि हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम्स निकल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने आप ही पता चल जाएंगे। ठीक है, चल नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। देखो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला कल ही पढ़ा था, जल्दी से बताओ। ये तो दे ही नहीं रखा, मोलर मास है नहीं इसमें। बचपन में यूनिटरी मेथड सुनो, बचपन वाला यूनिटरी मेथड। 1 kg में इतने एटम है ना, 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। मतलब 1000 ग्राम में 4 × 10⁻20 एटम्स। तो बेटा 1 ग्राम में कितने, बोलो 1000 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 × 10⁻17। इतने एटम्स है और हर एटम से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इतने इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 × 10⁻17। अब चार्ज निकालना, तो चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू Ne, 4 × 10⁻17। E कितना बेटा, 1.6 × 10⁻19। मल्टीप्लाई कर लो, 16 चौक 64 × 10⁻²। देखो कौन सा ऑप्शन है, 6.4 × 10⁻² कूलम। समझ में आई बात। क्वेश्चन तो ये यूनिटरी मेथड का था, इसको हम छोटी क्लास में भी कराएंगे ना। बाला क्वेश्चन था, बताओ कोई मतलब है इसका। खाली पूछा कि बताओ कितने एटम है 1000 के 1 ग्राम में, एटम पता चलेगा, Q इज इक्वल टू Ne आ गया। ठीक, चलो नेक्स्ट। वो मोलर मास पता होना चाहिए ना उसके लिए। चलो, 2 charge particle traverse identical helipath in completely opposite sense in a uniform magnetic field B is equal to V0 K cap। अच्छा, क्वेश्चन ने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, हमारी जेड डायरेक्शन में, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ना। ठीक है, 2 पार्टिकल है जिनका हेलिकल पाथ क्या एकदम अपोजिट है ना, यही बोला ना, अपोजिट पाथ है। तो अपोजिट पाथ कैसे होगा, अगर एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा कैसे जाएगा, वाई में, है ना, अपोजिट जाएगा। मतलब एक अगर इधर जा रहा है, एक पार्टिकल नंबर P1 इधर जा रहा है, तो दूसरा पार्टिकल किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा क्या। मतलब वो पार्टिकल अपना मोशन ऐसे ऐसे करता हुआ जा रहा होगा। क्वेश्चन ने बोला एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, बस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। अब ऐसा कब हो जाएगा, जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। सब कुछ चेंज नहीं किया, पार्टिकल टू में क्या डिफरेंस होगा जिससे कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, मैग्नीट्यूड अलग अलग कर दिया तो फिर इनका सेम रह पाएगा, कुछ नहीं। डायरेक्शन चेंज करिए भाई, सोचो थोड़ा, डायरेक्शन चेंज करिए। मतलब बेटा चार्ज का साइन बदल दिया होगा, एक प्लस चार्ज होगा, एक माइनस चार्ज होगा। सोचो, इतना आप सोच लो, प्लस Q की वजह से इधर जाएगा, माइनस Q की वजह से इधर आएगा, ऐसे ही तो होगा। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, दे मस्ट हैव इक्वल चार्ज वाली बात तो सही है, होनी चाहिए, बट डायरेक्शन के बारे में उन्होंने फिर नहीं बोला, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोला। इक्वल का मतलब इक्वल होता है, 2 कूलम -2 ये एंटी मैटर एंटी पार्टिकल, ये तो हमारे काम का ही नहीं है, इसको तो हम पढ़ेंगे भी नहीं, है ना। दे हैव इक्वल जेड कंपोनेंट ऑफ मोमेंटा, जेड डायरेक्शन में इक्वल मोमेंटम होगा। इक्वल मोमेंटम होने से वेलोसिटी और मास का फर्क पड़ता है, बट क्या मास और वेलोसिटी सेम होने से डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, नहीं होगी। तो एक ही ऑप्शन बचता है E/m, बट ये रिलेट कैसे कर रहे हो, E/m ऑफ पार्टिकल 1 प्लस E/m ऑफ पार्टिकल 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, E/m ऑफ पार्टिकल 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स E/m ऑफ पार्टिकल 2। तो भाई m तो कांस्टेंट है, इसका मतलब देखो चार्ज अपोजिट है,
पता चल गया ना? तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी ऑप्शन सही है। चलो अगला पढ़ो। टू पैरेलल प्लेट ऑफ एरिया ए आर सेपरेटेड बाय टू डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स एज शोन इन द फिगर, द नेट कैपेसिटेंस। पहले ये बताओ बेटा, ये सीरीज में कनेक्टेड माने जाएंगे कि पैरेलल में? उस वायर से जो चार्ज आएगा दोनों से सेम जाएगा कि अलग अलग जाएगा? अलग अलग चार्ज जाएगा। वाह, एक बात बताओ बेटा, एक के बाद एक लगाए ना, तो जितना पहले से एंटर करेगा उतना ही दूसरे से निकल के जाएगा। तो जिसमें चार्ज सेम होता है वो कैपेसिटर किसमें होते हैं? सीरीज में होते हैं। बहुत बढ़िया। ये डिस्टेंस कितना है? d/2। ये डिस्टेंस कितना है? d/2। ओके, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है 1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है 2। सही बात। अभी क्वेश्चन ने पूछा है कि बताओ तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। साले नंबर है, बड़े आसान है। C1 कितना होगा बेटा, ये बताओ। मैं एप्सिलॉन नॉट A/d की जगह देखना कितना, d/2 है क्या? d/2 मतलब ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A/d। अच्छा, अगर हम C2 निकालेंगे तो C2 इसका होगा। तो देखो k की वैल्यू इस बार 2 है, हालांकि यहाँ पे भी मैं k लिखना चाहिए, k1 लिखना चाहिए। k1 की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 2 करोगे समथिंग वही रहेगा, 1 इंटू 2 करोगे तो वही आ जाएगा ना। ठीक, यहाँ पे भी लिखते हैं k2 एप्सिलॉन नॉट A/d की जगह कितना डालेंगे? d/2। k2 कितना है? 2। तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट A/d और ये 2 उल्टा होके ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया? 4 एप्सिलॉन नॉट A/d। 2 देखो, एप्सिलॉन नॉट A/d को कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, C0 है ना, C0 टाइम्स हो गया। एप्सिलॉन नॉट A/d को कांस्टेंट मान लेते हैं तो ये कितना हो गया? 4C0 हो गया। अब इनका इक्विवेलेंट निकालना है, कैसे निकालोगे? हाँ, 2 का तो भाई डायरेक्टली सीखे हो, फिर भी 1/C1 कर रहे हो। C1 C2 बाय C1 प्लस C2। C1 कितना है? 2C0। C2 कितना है? 4C0। C1 प्लस C2 कितना है? 6C0। सही बात। तो कितना हो जाएगा ये? 8C0 स्क्वायर बाय 6C0, तो 4/3 और एक C से एक C0 कट गया, तो 4/3C0। C0 की वैल्यू कितनी थी? एप्सिलॉन नॉट A/d। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए हो गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा यहाँ से करंट गया तो सब में सेम सेम जाएगा ना, अलग अलग जाता तो फिर पैरेलल होता। चलो नेक्स्ट। In an alpha particle scattering experiment, the shape of the trajectory of the scattered alpha particle depend upon। जो अल्फा पार्टिकल का शेप होगा स्कैटरिंग वाला, वो किस पे डिपेंड करेगा? इम्पैक्ट पैरामीटर पे। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल का कोई मतलब हुआ क्या? नहीं भाई, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल तो अल्फा पार्टिकल कहीं से भी निकालो, है कि नहीं? ठीक। बोथ इम्पैक्ट पैरामीटर, सी भी गलत हो गया क्योंकि उसमें भी बोल दिया कि सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। डी स्क्रीन के मटेरियल पे डिपेंड करेगा कितने अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट हुए, तो कोई मतलब नहीं। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन सही है ना, ओनली ऑन इम्पैक्ट पैरामीटर। चलो असर्शन रीजन आ जाओ। लेंज लॉ डज नॉट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही बात है भाई, वायलेट नहीं करता। उसके बाद बोला है इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पांसिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। सही बात है क्या ये वाली भी? और यही वाली बात शायद ऊपर वाली को प्रूव भी कर रही है। क्यों? क्योंकि अपोज कर रहा है, इसी की वजह से तो हमने जो काम किया वो काम कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल वर्क डन में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए ऑप्शन। चलो, थ्रू अ लाइट ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल, द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट। इन्होंने बोला कि हम एक ही एनर्जी का फोटोन डालते हैं, फिर भी जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो अलग अलग एनर्जी के निकलते हैं। क्या ये सही बात है? हमने ये सोचा कि हम जो इलेक्ट्रॉन फोटोन डालते हैं ना वो एक ही वेवलेंथ के होते हैं, बट उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा होता है क्योंकि कोलिजन होने लग जाता है, तो कोलिजन की वजह से कुछ एनर्जी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ, मतलब असर्शन सही है कि गलत है? द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम इनसाइड द मेटल सरफेस इज लॉस्ट इन कोलिजन विद द, देखो कितनी अच्छी बात नीचे लिखी हुई थी। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही है। नीचे लिखा है इतना शरीफ सा, तो पढ़ा ही नहीं। अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ डायरेक्ट करंट सोर्स, इट्स रिएक्टेंस इज इनफाइनाइट। सही बात है। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है। एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? देखना 1/ω/c, और डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो समथिंग बाय 0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। ये वाली बात तो सही है।
रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय दिस। एक्सप्लेन कर रहा है ऊपर वाले को, नहीं कर रहा? कहां से पता चला इनफाइनाइट है? इसी ने तो बताया x इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी ने। तो एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0, 1 बाई 0 इनफाइनाइट। कौन सा ऑप्शन अगेन? ए। नेक्स्ट, द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फेरिकल लेंस इज आल्सो एट सेंटर। तो बालक सी बात है, बताओ। सेंटर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज भी सेंटर पे बनती है। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है, सही है। फोर हेमिस्फीयर स्नेल्स लॉ इज नॉट वैलिड। क्या बात है भाई, हेमिस्फीयर में क्या ऐसा हो गया कि स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं हुआ? गलत बात है कि सही है? गलत है। स्नेल्स लॉ तो हर जगह वैलिड है जहां रिफ्रैक्शन हो सकता है कि नहीं? तो असर्शन इस बार सही है, रीजन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। असर्शन, अच्छा सी सही है। चलो भैया अगले पे आ जाओ। The electrical conductivity of a semiconductor increases when electromagnetic radiation of wavelength is incident in front of the band gap. बैंड गैप का मतलब क्या होता है? एनर्जी गैप। दोनों वेवलेंथ दे दी, एनर्जी पूछिए भाई कैसे निकालें? फॉर्मूला याद किया था हमने 1240। हाँ, और वहां से एनर्जी किस में निकलेगी? हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगी। कोई कंफ्यूजन ही नहीं, बहुत बढ़िया। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 17। चलो जी भैया आ जाओ 17 क्वेश्चन। एनर्जी निकालनी तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? 1240 बाई लैम्डा। बट बेटा यहाँ लैम्डा किस में डालते हैं हम? नैनोमीटर। यहाँ किस में दिया है? फिर तो बहुत ही आसान है। कितने शरीफ लोग बताओ, 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन कौन पूछता है? कभी कभी लोग नाइंसाफी कर देते हैं। कितना आ गया? 1/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी 2 नंबर का तो नहीं था, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी बहुत मेहनत करवा देते 1 नंबर में, कभी कभी 2 नंबर में भी सिंपल सा पूछ लेते हैं। लिखो, समझ में आया? बालक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अ कॉन्वेक्स लेंस इज पुट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लाइट सोर्स एंड इट मेक्स अ शार्प इमेज ऑन ए स्क्रीन। हमसे बोला कि कॉन्वेक्स लेंस है, उसको हमने 10 सेंटीमीटर दूर रखा है एक लाइट सोर्स से, एंड अ शार्प इमेज ऑन अ स्क्रीन केप्ट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों दे दिए क्या इन्होंने? देखना बेटा एक बार, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, और बोला इसकी इमेज कहां बन रही है? स्क्रीन पे बन रही है। कितनी दूर? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। और ये कितनी दूर रखा है? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ये भी रखा है। नाउ अ ग्लास ब्लॉक ऑफ 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद लाइट सोर्स। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला कि इसके कांटेक्ट में ना, दूसरा डायग्राम में क्या है? इसके कांटेक्ट में ये जो लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स के कांटेक्ट में हमने क्या रख दिया? ग्लास स्लैब रख दिया। और थिकनेस कितनी दी है? 1.5 क्या? 1.5 सेंटीमीटर का ग्लास रख दिया। तो अब इसकी इमेज कहां बन रही है? टू गेट द शार्प इमेज अगेन द स्क्रीन इज शिफ्टेड बाय अ डिस्टेंस डी। तो अब इसकी शार्प इमेज ऑब्टेन करने के लिए स्क्रीन को हमें शिफ्ट करना पड़ा है डी डिस्टेंस से। तो मान लेते हैं 10 प्लस डी करना पड़ गया। 10 था, डी डिस्टेंस आगे शिफ्ट किया हमने, ये मान लिया। अगर पीछे शिफ्ट किया होगा तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, 10 प्लस डी। हाँ, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। तो हमसे पूछा है इसके और ये जो हमने आगे बढ़ा है, इन दोनों के बीच का गैप बताओ, मतलब डी पूछा है हमसे। नहीं, कॉन्जुगेट पोजीशन कैसे? इसके रखने की वजह से स्क्रीन का डिस्टेंस चेंज करना पड़ा, नहीं ग्लास स्लैब रख दिया बीच में। सही है। जरा सुनो ध्यान से, एक बात सुनना। इसके रखने से क्या फर्क पड़ेगा? ये थोड़ा आगे या पीछे चला जाएगा। क्यों? हमने पढ़ा ना रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो अगर हम ये रख देंगे इसके बीच में, तो इसकी वजह से हो सकता है ये लेंस को क्या लगे कि थोड़ा दूर रखा है, या फिर लेंस को ऐसा फीलिंग आ सकता है ये थोड़ा मेरे पास रखा है। वो डिपेंड करेगा, हम निकालेंगे जब इसकी अपरेंट डेप्थ कितनी होगी। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो इसका मतलब रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ और लेंस फॉर्मूला दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया इन्होंने। ठीक, क्या करना चाहिए? यू पता है, वी पता है, यहां से एफ निकाल लेंगे क्योंकि एफ की जरूरत यहाँ पढ़ने वाली है। तो यहां से एफ निकालो, कैसे बताओ? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v कितना है बेटा? 10। u कितना है? माइनस का 10।
तो 1/f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2/10, मतलब काट दोगे कितना आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। सही बात, तो हमें फोकल लेंथ पता चल गई। अब अगर हम पूछें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए निकालना है, ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर फॉर लेंस चाहिए तो क्या करना चाहिए, इसकी पोजीशन निकालनी पड़ेगी क्या हमें। तो रियल डेप्थ कितनी है, अगर कोई इधर से लेंस तो भाई उधर से देखता है, इसकी रियल डेप्थ कितनी है 1.5, अपरेंट डेप्थ हमें निकालनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो वाली बात, पक्का। चलो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर लेंस अगर निकालना होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे μ2/μ1 इज इक्वल टू d/d'। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया होगा फिर इसका, बिना इसका होगा नहीं 1.5। तो देखो μ2 क्या होता है, जहां से लाइट आती है, लाइट कहां से आ रही, ग्लास से, तो 1.5/μ1 कितना है 1, एयर में जाएगी ना फाइनली तो बाहर। d एक्चुअल डेप्थ कितनी है 1.5, फ्री सरफेस से नापता है ना 1.5, d' निकालना है, ये तो कट गया 1.5 से 1.5 का, d' कितना आया 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो ऑब्जेक्ट दिखेगा वो कहां दिखेगा 1 सेंटीमीटर आगे के पीछे, 1.5 सेंटीमीटर पे एक्चुअल में रखा था, हमें 1 पे दिख रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट किया है। फिर से कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट पहले रखा था 1.5 पे, हमें दिख रहा है 1 सेंटीमीटर, मतलब ऊपर उठ गया क्या। इस सरफेस से अगर कोई देखता तो उसको क्या लगता कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है 1.5। सही बात है, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ग्लास स्लैब रखे देखा तो कितनी दूर दिख रहा है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ 0.5 आगे बढ़ गया। ये वाली बात समझ पाए कि नहीं, अगर ये 0.5 आगे बढ़ गया तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नया वाला कितना हो गया 9.5 हो गया क्या, माइनस का। बोलो ये वाली बात किसको समझनी, केवल यही समझना था, बाकी उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। -9.5। अब आपको u पता चल गया, f पता है, v निकाल लो, v जो आएगा उसमें से 10 माइनस कर देना तो d निकल जाएगा। समझ पाए क्या वाली बात, नहीं आई। ये माइनस क्यों किया, यहां से देखा तो 1.5 सेंटीमीटर पे दिख रहा था। देखो ये हमारा ग्लास स्लैब है, ठीक, हमने अपने हाथ पे एक पॉइंट बनाया और हमें कितने दूर दिख रहा है, 1.5 सेंटीमीटर पे दिख रहा है अभी। सही है, अब अगर हम इसको रख देंगे तो अब हमें ये दिख रहा है 1 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब ये ऊपर आ गया कि पीछे चला गया, ऊपर आ गया। सही बात, ऊपर आने का मतलब इस तरफ राइट की लेफ्ट, राइट साइड, राइट साइड मतलब पहले डिस्टेंस 10 था, राइट साइड 0.5 चला गया, मतलब कितना बचा 9.5। समझ पाए, चलो तो 9.5 कैसे आया समझ में आया, बस अब इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। पानी वानी पी लो बेटा, बैठना तो पड़ेगा अभी बहुत देर। 1/5, v निकालना है हमें, u कितना है बेटा माइनस का 9.5। सही मायने में तो पढ़ाई अब कर रहे हो तुम लोग, सही में ऐसे होती है पढ़ाई जैसे अभी कर रहे हो ना। इधर कर दो 9.5 माइनस 5। अब सोच के देखो, ऐसे अगर कोई पढ़ाई करेगा तो हमें लगता है 4 से 5 साल से ज्यादा लगेंगे उसको एक बहुत महान व्यक्ति बनने में, है कि नहीं। 4-5 साल बहुत ज्यादा बोल दिए, बहुत महान व्यक्ति बता रहे हैं, चिन्नू मुन्नू थोड़े ना। 5 9 या 45, तो बेटा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना, 95/9 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना ये, 5 9 या 45। तो डिवाइड कर लो, 9 कम 9, फिर पॉइंट लगा दें, 9 बन जाए 9, पॉइंट लगाए 5 0, 9 पंजे 45, डिवाइड, 2 नंबर एक साथ उतारते बेटा 0 लगता है, 9 बन जाओ 9, फिर 5 नहीं जा रहा तो 0 बार में, फिर पॉइंट लगाओगे 10.5, 10.55 आ गया क्या ये। तो बताओ कितना शिफ्ट किया होगा, देयरफॉर स्क्रीन इज शिफ्टेड। देखो बेटा 10.55 आया है डिस्टेंस, 10 तो पहले ही था, इसका मतलब स्क्रीन कितनी शिफ्ट करी 0.55, देयरफॉर स्क्रीन इज शिफ्टेड
10.55 में से 10 पहले से ही था, 0.55 सेंटीमीटर। हाँ था ना बड़ा सा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। चलो अब सोच के देखो, पहला वाला ये भी 2 नंबर है, ये भी 2 नंबर है। क्या सोच के पेपर बनाते पता नहीं। इसे हटा दे अभी। ओवरऑल बैलेंस कर लिया ना दोनों क्वेश्चन का। कहा पेज पलट रहा हूं, कहा बोले दौड़ना नहीं, जर्नी एंजॉय करो, चलन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो हमने आई थिंक तीसरी बार करवा रहे हैं हम। ये क्वेश्चन किसी ने डाउट में पूछा था, फिर नीट वाले बैच में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नीट का किसी ना किसी ईयर में सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। अब देखना कैसे। हाँ भाई, 3 लाइट रे हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू, आर इंसिडेंट ऑन अ राइट एंगल प्रिज्म एबीसी एट फेस एबी। ठीक, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, कैसे परेशान हो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटल ऑफ द प्रिज्म फॉर रेड ग्रीन एंड दिस, तीनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। हमसे पूछा है क्रिटिकल कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बता दो, मतलब किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्रिटिकल एंगल बनेगा ये बता दो। पहले पार्ट में क्या पूछा, फाइंड द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। सुनना ध्यान से, ये एंगल दे रखा है बेटा 45 डिग्री, ठीक है, ये दे रखा है 90 डिग्री। लाइट सीधी आई तो सीधी चली जाएगी। ठीक, अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि किस एंगल पे। अच्छा, टीआईआर अगर हमें कराना है तो इसका मतलब हमें लाइट को ऐसे भेजना पड़ेगा क्या। हमसे उन्होंने पूछा ना, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्रिटिकल कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितना होना चाहिए जिसके बाद टीआईआर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या कह रहे हैं हम। तो हम ये सोचेंगे, अगर हमें ये एंगल पता चला, साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ लिखेंगे, पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो ये एंगल 90 है बेटा, ये 90 45, तो ये कितना होगा बताओ 45। चलो ये 45, ये 90, तो ये कितना होएगा, ये भी 45 होएगा। ये देखो नॉर्मल के साथ पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो अगर ये 45 तो नीचे कितना होएगा 45 होएगा। मतलब हमें पता चल गया कि 45 डिग्री एंगल पे लाइट जाए, यहां से जाएगी तो 45 पे ही जाएगी, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। बट आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर ये पैरेलल टू द प्रिज्म, पैरेलल टू द सरफेस चलेगी तो हम क्या कहेंगे कि टीआईआर हो गया। तो टीआईआर होने के लिए साइन आईसी की वैल्यू 1/μ से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। सही बात है। अब हमें ये पता है कि यहाँ पे लाइट कितने पे जा रही है, 45 डिग्री पे जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन 45 इज ग्रेटर देन 1/μ। साइन 45 की वैल्यू बताओ, 1/√2 इज ग्रेटर देन 1/μ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, म्यू ग्रेटर देन √2। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से बड़ा होगा तभी टीआईआर होगा, अदरवाइज टीआईआर नहीं होगा। समझ पाए क्या वाली बात। ठीक, फिर क्वेश्चन ने बोला है, आउट ऑफ द 3 रेड कलर रे विल इमर्ज फ्रॉम एसी, जस्टिफाई दिस ऑब्जर्वेशन। इन्होंने बोला कि इन तीनों लाइट में से ना केवल रेड लाइट एसी सरफेस से बाहर निकली, बाकी कोई सी लाइट नहीं निकली। ऐसा क्या हो गया भैया। ए बी सी, बेटा देखो √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है। चल, अब क्वेश्चन ने बोला केवल रेड कलर की लाइट एसी सरफेस से निकली है बट बाकी नहीं निकली, तो इसका मतलब बाकी लाइट क्या हो गई, टीआईआर कर गई। चलो म्यू की वैल्यू बताना, 1.39 किसके लिए है, रेड के लिए, तो म्यू की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए तो टीआईआर होगा ना, तो 1.39 है तो इससे छोटी हो गई, तो रेड कलर लाइट का टीआईआर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो वो पास चली जाएगी क्या। तो इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, फॉर टीआईआर टू ऑकर म्यू की वैल्यू √2 से होनी चाहिए बड़ी। फॉर रेड लाइट म्यू की वैल्यू है 1.39 विच इज लेस देन 1.4, hence it will not suffer TIR, therefore it will pass through surface AC। समझ में आ गया, जस्टिफाई हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
so that a light ray will pass through an equilateral glass prism if the angle of incidence is greater than 30 डिग्री। बाप रे, प्रूफ करने वाला है अगला। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि सो दैट अ लाइट रे विल पास थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। तो पहले तो प्रिज्म कैसा है, इक्विलेटरल है। लाइट रे ऐसे जाएगी है ना, अगर ये प्रिज्म इक्विलेटर मतलब ये एंगल कितना 60 डिग्री। सो दैट ए लाइट रे विल पास थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म म्यू इज इक्वल टू 1.5 द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 30 डिग्री। पहले हम एंगल 30 डिग्री के लिए निकाल लेते हैं। 30 डिग्री की ये वाला एंगल कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए समथिंग। ये कितना होगा हमारा 30 डिग्री, ठीक बात है। इन्होंने बोला कि 30 डिग्री से बड़े एंगल पे TIR हो जाएगा, ये प्रूफ करना है ना। तो हम 30 डिग्री एंगल पे निकाल लेते हैं। अगर 30 डिग्री एंगल पे इमरजेंस एंगल कितना आ जाए, 90 आ जाए, तो इसका मतलब 30 डिग्री पे लाइट ग्रेज कर रही है, और 30 डिग्री से ज्यादा पे डालोगे तो TIR हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या अप्रोच फॉलो करने वाले हैं हम। ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री पे, हम एंगल ऑफ इमरजेंस निकालेंगे। अगर वो एंगल 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब 30 डिग्री क्रिटिकल एंगल है। इससे ज्यादा एंगल पे लाइट डालोगे तो लाइट बाहर चली जाएगी, ठीक बात है। ओके, ये एंगल को क्या कहते थे हम, R1 कहते थे, और इसको क्या कहते थे हम, R2 कहते थे। तो हम क्या लिखें जरा बताना, बाहर तो एयर है तो क्या लिखना चाहिए, 1 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू बताना म्यू इंटू साइन R1, ऐसे लिखना चाहिए क्या, ठीक। साइन 30 की वैल्यू 1/2, म्यू हमें नहीं पता है कि 1.5, ओके 1.5, और ये साइन R1 1.5 अपन में आ जाएगा क्या, तो साइन R1 की वैल्यू 30। ये गलत बात है भाई, ये तो वैल्यू ऐसी आई हम निकाल ही नहीं पाएंगे। R1 कितना आ गया 1/3, 1/3 पे तो हमें आंसर पता ही नहीं होता है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो साइन R1 की वैल्यू आपको कैसे निकालनी पड़ेगी जरा देखो, लगभग एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम। 1/2 कहां पे होती है, 30 डिग्री पे होती है। ये 1/3, तो ये वैल्यू कम हो गई है, तो 1/3 से थोड़ी छोटी वैल्यू हो जाएगी क्या, तो कितना आएगा जरा बताओ, लगभग है 28, बहुत अंतर हो जाता है। 1 देखो साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ये क्या है हमारा 1/3, और ये क्या है हमारा 1/2। यहां पे हमें पता है कितना होता है 30 डिग्री होता है, और यहां पे हमें पता है कितना होता है 0 डिग्री। ये 1/3 है, कितना लिखें, लगभग एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम, बार बार कह रहे हैं। 20, 21, 22 ऐसे लिखो, 25 ज्यादा हो जाएगा है ना, क्योंकि बहुत कम कर रहे हो आप। सोचो बेटा, ये 0.5 में 30 डिग्री का डिफरेंस लाना है, और आप 0.33 घटाओगे तो डिफरेंस क्या होगा, कम। तो लगभग मानी, एग्जैक्ट तो मान ही नहीं सकते ना, तो कितना मान ले, 22 मान लो। चलो इन्होंने बोला 22 मान लो, तो हम यहाँ से R1 की वैल्यू क्या मान लेंगे, 22 डिग्री। पहली बात, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देते नहीं है, अगर देंगे तो देखो ये पेपर आया हुआ नहीं है ना। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको साइन 1/3 की वैल्यू दे के रखेंगे कितनी होती है, बट नहीं दी इन केस, तो हम तुम्हें समझाना चाह रही कैसे करके आप अप्रोच फॉलो कर सकते हैं वैल्यू निकालने के लिए। R1 मिल गया 22 डिग्री। अच्छा, अब हमें पता है कि A इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, R1 प्लस R2 होता है। A कितना दे रखा है 60, R1 कितना है 22, R2 हमें निकालना है, तो R2 कितना आ जाएगा बताना, 60 माइनस 22, 60 में से 20 जाएगा 40, 2 और चला 38, तो R2 कितना मिल गया हमें 38 डिग्री। सही बात। अब इस वाले फेस पे लगाएं क्या TIR, तो क्या लिखना चाहिए बताना, म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E। सही बात है। तो साइन R2 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, म्यू कितना है 1.5, साइन R2 की जगह साइन 38 इज इक्वल टू साइन E तो हमें निकालना ही है। अब साइन 38 कितना होगा ये बताओ, 30 डिग्री पे 0.5 आ रही थी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 38 डिग्री 45 पे कितनी होती है, साइन 45 पे पता है हमें, साइन 45 1/√2, 1/√2। इसका डेसिमल वैल्यू 0.5, इसका 0.7, तो साइन 38 पे कितनी होनी चाहिए, क्या लगता है, इन दोनों के बीच में कुछ भी ले लो, क्या ले लें, थोड़ा सा बड़ा 0.6 ले लें। चलो 0.6 इज इक्वल टू साइन E
देखना कितना आ रहा है, 1.6 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा ये, 15 छिक्की 90, 0.90। साइन ई की वैल्यू 0.90, ये लगभग 1 के पास पहुंच रही है। इसका मतलब ई की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। हम ऐसे लिख देंगे, समझ में आया, ई की वैल्यू 90, दैट मीन्स 30 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डालोगे तो आप पक्का पक्का TIR हो जाएगा। आपको पता लास्ट में 90 ही लाना है, प्रूफ करना था ना। प्रूफ करने वाले का सबसे अच्छा फायदा तो यही पता होता है ना हमें क्या लाना है लास्ट में। तो ये 90 क्यों लिखा, साइन ई की वैल्यू 0.9, 0.9 का मतलब 1 मतलब ई की वैल्यू 90 डिग्री। ठीक बात, ठीक। पानी वानी ले आओ बेटा ऊपर जाके। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, थोड़ा सा गंदा था लेकिन था तो था, क्या कर सकते हैं ना। सोचने का अप्रोच हमें पता होना चाहिए, कैसे सोचते हैं ना। कुछ किया नहीं जा सकता बट चल रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार देखना, फिर पता चल जाएगा हम कैसे सोच रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, जल्दी करो, बहुत टाइम हो गया। A cell of EMF E and internal resistance R is connected to a variable resistance plot। ये तो कल उसमें शॉर्ट नोट्स में बनाया था बेटा। V का R के रेस्पेक्ट में ग्राफ बताना है, बता दोगे? कैसे बताओगे? जैसे जैसे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। मैक्सिमम बढ़ता चला जाए 1000, 2000, 3000 है ना, रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं कहां तक जाएगा, EMF तक जाएगा। बहुत बढ़िया, याद है क्या इसका मतलब है ना। बस ये V है और ये R है, तो ये हमारा EMF वाली लाइन है ना। तो हमारा जो पोटेंशियल गया था वो ऐसे गया था क्या, समवेयर, लो बन गया। प्रेडिक्ट फ्रॉम द ग्राफ द कंडीशन अंडर विच B becomes इक्वल टू E। किस कंडीशन में V और E बराबर हो जाएंगे। तो देखो ग्राफ से इन्होंने बोला प्रेडिक्ट करने के लिए, ग्राफ ही अप टू स्केल नहीं है तो हम V इज इक्वल टू E कैसे कर देंगे, है कि नहीं। तो हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, V इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है बेटा, IR होता है। V इज इक्वल टू IR होता है। I इज इक्वल टू कितना होता है, टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो सेल का टोटल EMF E, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R इंटू, क्या ये वाली बात सही है। इस R को डिवाइड में ले आते हैं ना, कंडीशन डिराइव करनी है भाई। तो E अपॉन में R प्लस R बाई R, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या इसको, उल्टा होके ऊपर चला जाएगा तो ऊपर से उल्टा होके नीचे आ जाएगा, ऐसे भी तो हो जाएगा। उल्टा पुल्टा करे बस खाली इसको। V इज इक्वल टू E, देखो R से R कट जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 1 प्लस यहाँ पे R बाई R। अब क्वेश्चन ने बोला है कि V और E क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला है कंडीशन बताओ जब V और E क्या हो जाएंगे, बराबर। हमने कहा ठीक है बराबर लिख दो। E इज इक्वल टू E अपॉन में 1 प्लस R बाई R। E से E कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 1 प्लस R बाई R इज इक्वल टू 1 बचेगा। 1 से 1 कट गया तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, R। इसको तो याद भी किया था हम लोगों ने, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। उस केस में करंट मैक्सिमम डिलीवर हो रहा होता है, याद है। छोड़ो वो याद रखने वाली बात नहीं है, बट R इज इक्वल टू R पे V और E बराबर हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े। ये तब भी सही था। हाँ, R अगर वो सैचुरेशन करंट यहाँ थोड़ा ना है, वो तो सेमीकंडक्टर में आता है। हाँ, ये 0 कैसे, अच्छा वो रुक जाओ, रुक जाओ, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस। कोई ध्यान नहीं दे रहा भाई, सब सो रहे हैं, कुछ इक्का दुक्का लोग जाग रहे हैं, बस भाई देख लेने की क्या हो रहा है। एक बात बताओ, ई क्रॉस मल्टीप्लाई को 1 प्लस R बाई R इज इक्वल टू 1, सही बात। अब ये 1 से 1 कट गया तो उधर कितना बचेगा, 0 बचेगा ना भाई। R बाई R इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। क्या बात है सब हमें, हाँ हाँ 1 से 1 1 बार में कट गया, टेबल वाला नहीं कटा, माइनस होके कटा भाई उधर जाके। चलो अगला अगला क्वेश्चन, अगला, बस बस बस। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज f नॉट व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f नॉट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी देखी बेटा मेटल प्लेट की, f नॉट, इसकी f नॉट। इस पे जो लाइट आई है वो कितने की आई है,
2f0 की आई है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज v1। यहां से जो वेलोसिटी है वो कितनी इलेक्ट्रॉन की, v1। फिर दूसरी बार यही f0 है, इस बार लाइट कितनी फ्रीक्वेंसी की लाए हैं, 5f0 की लाए हैं। अब जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v2 है। तो हमसे पूछा v1 और v2 का रेशियो बता दो। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी कहां से निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, E माइनस वर्क फंक्शन। अच्छा E कितना होता है बेटा, hf। लाइट कितनी की आई है, चलो hf माइनस hf नॉट, यही फॉर्मूला होता है ना। चलो h फ्रीक्वेंसी कितनी, 4 मेटल 1 लिखते हैं, 4 मेटल 1। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी बताओ, h इंटू 2f0 माइनस hf0। कितना आ जाएगा, 2hf0 में से एक f0 जाएगा तो कितना बचेगा, hf0 बचेगा। सही है। तो हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू hf0 आ गया। तो मतलब v1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2hf0 बाई m आ गई, ये v1 स्क्वायर मिल गया। अच्छा अगर हम 4 मेटल 2 लिखेंगे तब 4 मेटल 2, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या देखो, hf, f की जगह कितना डालोगे, 5f0 डालोगे क्या, 5f0 माइनस hf0, hf0 मतलब hf0 ही है, कुछ चेंज थोड़ा ना किया है। कितना, 5 में से एक जाएगा कितना, 4hf0। इसको क्या लिखेंगे, हाफ m v2 स्क्वायर। v2 स्क्वायर कितना आ जाएगा देखना, 8hf0 बाई m। हमें v1 और v2 का रेशियो चाहिए ना, निकालो कितना आएगा, v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर, बोर्ड पे देखो आंटी, 8hf0 बाई m डिवाइडेड बाई 2hf0 बाई m। m से m खत्म, hf0 से hf0 खत्म, कितना बच गया, 4 आ गया। बेटा इधर स्क्वायर है तो उधर जाके रूट बन जाएगा, तो कितना आएगा बताओ, v1 बाई v2 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 बाय 1 एंड दैट इज 2 बाई 1। 2 नंबर में इतनी मेहनत है। v2 की वैल्यू, अच्छा ऐसा कर दिया क्या हमने, v1 की वैल्यू, कहाँ जा रहा है हमारा दिमाग, इधर देखो, v1 की वैल्यू ऊपर डालनी ना, v1 ये रहा, उल्टा लिख दिया था, 2hf0 बाई m, और v2 कितना आया देखो, 8hf0 बाई m। m खत्म, hf0 खत्म, 2 बाई 8 काटोगे तो 1 बाय 4, 1 बाई 4 मतलब 1 बाय 2। सही बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्वेंटी टू का फर्स्ट, इन अकॉर्डेंस विद द बोर मॉडल फाइंड द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइज द अर्थ्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस। जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड तो उसका नंबर ऑफ सेल होता है, तो उन्होंने बोला सन को मान लो न्यूक्लियस और अर्थ घूम रही है, तो बताओ कौन सा ऑर्बिट में घूम रही है, थर्ड ऑर्बिट मत बता के आ जाना, क्वांटम नंबर के हिसाब से एन की वैल्यू पूछी है, थर्ड ऑर्बिट में घूम रही है। हम समझ गए तुम्हारी फीलिंग्स, थर्ड ऑर्बिट में नहीं घूम रही है। तो देखो कैसे निकालेंगे, एक बात बताओ, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग, सुनो, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, h अपॉन 2 पाई के बराबर। तो देखो उन्होंने सब कुछ दे दिया, m दे दिया, v दे दिया, r दे दिया, पूछा n की वैल्यू, मुश्किल काम है क्या। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, ये 22। तो हम क्या लिखेंगे, l इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है। कैलकुलेशन हम बिल्कुल नहीं करने वाले, आप लोग करोगे बेटा। एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई। सही है। हमसे एन की वैल्यू पूछी, देखो मास भी क्वेश्चन में दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखी है, रेडियस भी दे रखा है, 2 पाई भी दे रखा है, एच भी दे रखा है, सब पता है ना। एन कितना आ जाएगा बताओ, 2 पाई एम बी आर बाई एच। वैल्यू पुट करने का काम आपका, अब नहीं वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, ठीक बात। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट कॉल विनय भाई, अंग्रेजी। नेक्स्ट
A difference of 2.3 electron volt separates two energy levels in an atom. What is the frequency of radiation emitted when the atom makes a transition from upper level to lower level? क्या बालक क्वेश्चन पूछे बेटा, देखो एनर्जी दे रखा है, हमसे फ्रीक्वेंसी पूछिए, नहीं बता पाओगे क्या? ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में एनर्जी कितनी दे दी बताना, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमसे पूछा क्या है, फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एनर्जी के टर्म्स में, एच एफ के बराबर होता है, इज इक्वल टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ रहन दो, मत करो, ठीक बात। तो हमें अब f की वैल्यू चाहिए, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ बाई h कितना होता है बेटा, h डिवाइड में जाएगा तो -34, 16 चौके 64, 4 छंग 24, अब काट लेना अपने आप है ना। 6 इंटू 10 कितना आ जाएगा ऊपर जाके, 34 में से 19 जाएगा तो 15, 10⁻15। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। कौन सी EMW है ये, एक्सरे है ये, बिल्कुल सही जवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन दिस इज हाँ चलो थ्योरी आया, सुनो अब थ्योरी कहानी है। इन्होंने बोला कि एक बात बताओ, ये रिएक्शन दे रखी है ना, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जितने पहले थे उतने ही अभी भी हैं, ठीक बात, बट एनर्जी रिलीज हो गई, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कम हुए नहीं, तो ऐसा कैसे हो गया? हर न्यूक्लियॉन ने अपना थोड़ा थोड़ा मास कंट्रीब्यूट कर दिया, दैट मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जैसे इतने सारे लोग हैं, हम सारे लोग न्यूक्लियॉन है, रूम क्या है मान लो, क्या है ये रूम, न्यूक्लियस है। अब हमसे कोई बोले नंबर ऑफ न्यूक्लियन उतने ही है, बट एनर्जी कहां से रिलीज हो गई, तो हम बोला सारे लोग को गंजा कर दो, है ना, मास निकल गया क्या हमारे पास, मास आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कम हुए नहीं, लेकिन हमें मास तो बहुत सारा मिल गया। अब इससे हम एनर्जी बना सकते हैं कि नहीं, किसी का कोई नुकसान भी नहीं होगा, है कि नहीं? इमेजिन कर लिया तभी तो बोला, इमेजिन करके ही बोला, हमारी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। चलो समझ आ गई वाली बात। तो क्या लिखोगे इसका आंसर, फ्रॉम ईच न्यूक्लियन द स्मॉल अमाउंट ऑफ मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, hence in nuclear fission and fusion energy releases, but whole nucleon is not converted into energy, that's why number of nucleons are conserved या constant। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.4 3.4 माइक्रोकूलम and 2.0 माइक्रोकूलम are placed 50 cm apart on an axis. At what point on the x-axis electric potential is 0? हाँ, किस जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, कैलकुलेट करो जरा। आ जाओ, बुक कहां गई? क्वेश्चन ने देखो क्या बोला है, एक एक्स एक्सिस है, उसके ऊपर दो चार्जेस रखे 3.4 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, है ना बेटा। देखो ये हो गया हमारा 3. उसको बंद कर देना बेटा, -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। 5 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का है, 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा कि बताओ इन दोनों के बीच में एट व्हाट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, कहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो एक बात बताओ, बीच में तो 0 होगा ही होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बीच में 0 होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहां से कहीं x डिस्टेंस पे 0 होगा। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 5 - x। ये समझ में आया? हम लिखेंगे कैसे, लेट एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम A एंड B पोटेंशियल विल बी 0, ऐसे लिख दोगे, है ना। उसके बाद देखो इसकी वजह से मान लो जो पोटेंशियल है, इसकी वजह से पोटेंशियल हमने क्या बोल दिया, V1, और इसकी वजह से पोटेंशियल V2। तो हम ये अगर B1 + B2 को उठा के 0 पुट कर दे तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या बताएगी कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। चलो ठीक, तो V1 निकालते हैं, K/R होता है क्या फॉर्मूला, तो 3.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू K/R कितना, x के बराबर, सही बात। V2 कितना होगा जरा बताओ, K -2 इंटू 10⁻⁻6 बाय
5 माइनस एक्स, क्या 16 बन जा रहा है 6 का भाव। तो इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाना चाहिए 0। v1 प्लस v2 0। v1 कितना है बेटा 3.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू k बाय एक्स, प्लस v2 कितना है -2k इंटू 10⁻⁻6 बाय 5 माइनस एक्स। स्क्वायर होता था क्या यहाँ पे? कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, स्क्वायर होता था भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो। ठीक ठीक। अच्छा कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 10⁻⁻6 और k कॉमन आ रहा है, वो कॉमन आके कहाँ चला जाएगा अपॉन में जाके 0, खत्म। तो बचेगा कितना 3.4 बाई एक्स -2 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब कर लेंगे ना धीरे धीरे, मंद मंद गति से चलो। 3.4 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन में 5 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा। देखो 3.4 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, इज इक्वल टू 2x। चलो मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, 5 3 15 2 17 17 आ जाएगा, ये 17.0 है ना, माइनस 3.4x इज इक्वल टू 2x। इसको उधर ले जाओ, 17 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.4x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17/5.4, पॉइंट हटाओ 0, 3.1। ओके, तो बेटा कहाँ पे लोकेशन पे 0 होगा 3.1 मीटर फ्रॉम कौन सा चार्ज 3.4 माइक्रोकूलम चार्ज, इस चार्ज से 3.1 मीटर पे पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट बायो सावर्ट लॉ। 2 नंबर ने पूछा हमसे बायो सावर्ट लॉ स्टेट कर दो, तो कैसे लिखेंगे देखो जरा, ऐसे एक डायग्राम बना दोगे, छोटू सा करंट एलिमेंट है, इसको नाम दे दोगे डीएल, उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है आई। यहां से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट मानोगे और उसका एंगल कितना होगा थीटा। अब आप लिखोगे डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, dV is directly proportional to I, dV is directly proportional to DL, dV is directly proportional to sin थीटा। फॉर्मूला याद है, फटाफट करते चले जाओगे। फिर बताओ dV is directly proportional इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इन सबको कंबाइन कर दो तो dV इज इक्वल टू कितना आ जाएगा I dl sin थीटा बाय R स्क्वायर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी रहेगा, इसका साइन हटाओगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर। दैट्स इट, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट अ पॉइंट। ये तो बहुत आसान दे दिया बेटा, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक वायर है, इसका सेकंड पार्ट देखो, एक वायर है, कितना करंट कैरी कर रहा है 35 एम्पियर, कितनी दूर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहां से 20 सेंटीमीटर। फॉर्मूला बताओ जल्दी से, B इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, बस वैल्यू पुट करनी। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, आई कितना है 35 अपॉन में 2 पाई, आर कितना है 20 इंटू 10⁻⁻2। 2 पाई से काटो कितनी बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, तो 35 दूनी, अच्छा 2 से काट दो कितनी बार में बेटा 10, तो बचेगा 35 इंटू यहाँ से 10⁻⁻1 ऊपर जाके +1 बनेगा तो 10⁻⁻6, मतलब 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज लेंज लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय द फिगर। आपको लेंज लॉ यूज करके बताना है कि उसमें जो करंट की डायरेक्शन इंड्यूस होगी वो कैसी होगी। बेटा उससे पहले हम एक बार लेंज लॉ याद दिलवाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड घट रहा होता है तो बढ़ाने की कोशिश, और बढ़ रहा होता है तो घटाने की कोशिश। चलो डायग्राम देखो फटाफट से। टेढ़ा मेढ़ा सा एक वायर है और वो कोशिश कर रहा है किस शेप में आने की, सर्कुलर। तो फ्लक्स इसके थ्रू बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसमें भी कंफ्यूजन है। बढ़ रहा है भाई, एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स क्या हो रहा है बढ़ रहा है। इन लोग को इसमें कंफ्यूजन है। फिर भाई हालत अब क्रिटिकल है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 26। देखो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसमें एक ऐसे रेगुलर शेप का कोई वायर है ना, और ये कह रहे हैं कि ये बड़ा होकर कैसा बनेगा, सर्कल बनेगा। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो ये घटाने की कोशिश कर रहा है। घटाने के लिए इसी की डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब बाहर की साइड, बाहर की साइड मतलब
नॉर्थ पोलैरिटी बताया था ना। अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रहा है इसका मतलब यहाँ पे कौन सा पोल जनरेट हुआ, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल मतलब कौन सा करंट, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे कैसा करंट जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगा। समझ में आया। अच्छा दूसरे वाले में देखो, सर्कल में है मैग्नेटिक फील्ड, देखो इस बार कहाँ है, बाहर की तरफ है। पहले से सर्कल में और घट के क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा, ऐसे करके इसको खींच के कोई छोटा कर रहा होगा, है ना। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे ये घटेगा वैसे वैसे एरिया कम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है कि बढ़ रही है, कम हो रही है। कम हो रही है तो बढ़ाने की कोशिश करें, बढ़ाने के लिए किधर, इसी अंदर की तरफ बढ़ाना है तो इसी को सपोर्ट कर, बाहर की साइड। बाहर की साइड मतलब कौन सा पोल जनरेट हुआ यहाँ, नॉर्थ पोल। साउथ पोल कैसे, नॉर्थ पोल जनरेट हुआ। अगर यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट हुआ इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आई बात की नहीं। तो दोनों ही केस में कैसा करंट जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज। हम क्या करके आएंगे एग्जाम में पता है, हम एग्जाम में करके आएंगे, एक में बढ़ रहा था इसमें घट, सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें बढ़ रहा है ना इसमें घट रहा है, साउथ पोल मार दो। ये भी तो देखो डायरेक्शन बदल दी उन्होंने, तो सोच के जवाब करने हैं, ठीक है। डायरेक्शन निकालने के लिए आता है लेंज लॉ का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a metallic rod of length L is moved perpendicular to its length with velocity b in a magnetic field B acting perpendicular in the plane which rod moves, derive the expression। कौन सा फॉर्मूला डिराइव करना है, वाओ, कौन सा फॉर्मूला डिराइव करना है, बल्ब वाला डिराइव करना है। E इज इक्वल टू VLB वाला फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बोला है अगले वाले पार्ट में, देखो समझे। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट in a discharge tube the number of hydrogen ions drifting across a cross section per second is this, while the number of electron drifting in the opposite direction is this, if we supply voltage this, what is the effective resistance। अच्छा एक बात बताओ, रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या चाहिए, वोल्टेज और करंट। अगर आपको वोल्टेज पता चल जाए, करंट पता चल जाए, V बाई I करोगे रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस करंट कैसे निकालोगे बताओ, how will you find out the current। देखो इस तरह पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, जरा ध्यान से देखना, प्लस क्यू चार्ज इधर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं। अगर हमें करंट चाहिए तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही होता है, और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है क्या। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं तो करंट इधर जाता है, पढ़ा है ना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन किधर मानते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में मानते हैं। तो अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट, सही है। तो यहाँ पे दो दो चार्ज फ्लो कर रहे हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो हमें दोनों की वजह से करंट निकालना पड़ेगा। अब हमें एक बात बताओ, प्लस क्यू की वजह से करंट किधर होगा, इसी तरफ होगा, और माइनस क्यू की वजह से करंट किधर होगा, लेफ्ट की राइट, राइट डायरेक्शन। मतलब दोनों करंट को निकाल के क्या कर देना पड़ेगा, ऐड कर देना है, और उसके बाद क्या निकल के आ जाएगा, हमारा टोटल करंट निकल के आ जाएगा। ये बात समझे, दोनों को ऐड क्यों कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट इधर, सही बात है। पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहे तो उसकी वजह से करंट इधर, दोनों की वजह से करंट एक ही डायरेक्शन में है, तो जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ जाएगा। हाँ अब बताओ कौन सा वाला, ये नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मानते ना, इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रॉन और करंट, ठीक है। अब ये दोनों निकाल के क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो अगर हम करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकालें तो पॉजिटिव चार्ज देखो कितना फ्लो कर रहा है, हाइड्रोजन आयन का मतलब पॉजिटिव चार्ज ही है क्या, 1 × 10⁻18। फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई टी। तो क्या लिखोगे बताओ, 1.0 1.0 × 10⁻18 पर सेकेंड बोला क्या, ठीक है, तो इतना ही आ जाएगा। अच्छा I ड्यू टू माइनस क्यू निकालना होगा तो फिर किसे क्या लिखो, Q बाय टी। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है बताना, 2.7 × 10⁻18, सही है। अपॉन में टाइम की वैल्यू तो 1 ही है, तो डालो ना डालो फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल करंट कितना आ गया, I ड्यू टू प्लस क्यू प्लस I ड्यू टू माइनस क्यू, जोड़ दो दोनों को, कितना हो जाएगा, 3.7 × 10⁻18। करंट मिल गया आपको। अभी क्या निकालना है आपको,
रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो। V ओवर आई, V कितना है 230 बाय 3.7 इंटू कितना आएगा बेटा बताना एक बार। चार मान लें इसको, लगभग 4 से काटोगे तो कितनी बार में 60 बार में जाएगा। 16 इंटू 10 की पावर 18 कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 19 माइनस यहाँ बचेगा। देखो इसको हमने मान लिया 4 है ना, 4 से काटोगे तो 4 5 जा 20 4 7 जा 25 4 57.5 आ जाएगा है ना। तो 57.5 इंटू 10 की पावर-18 ओम क्या हाँ, इसको अगर 60 मानना तो 60 मान लो। 57.5 इंटू 10 की पावर-18 हो, बहुत कम रेजिस्टेंस है। समझ में आए रेजिस्टेंस कहाँ मिलता है पता है? ये क्वेश्चन किसका था? वैक्यूम ट्यूब का क्वेश्चन था ये। चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, बस सेक्शन सी मुश्किल है, उसके बाद तो सब आसान आसान है, डोंट वरी। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज EY इज इक्वल टू दिस, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो बेटा वेवलेंथ बतानी है। एक्स का कोफिशिएंट क्या देता है? एक्स का कोफिशिएंट क्या देता है? के देता है। और टी का कोफिशिएंट क्या देता है? ओमेगा। तो इक्वेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बाई डायरेक्शन में है, देखो जरा 30 साइन 300 पाई एक्स, ऐसा है ठीक है। देखो तुम्हें 3 घंटा बैठने की आदत होनी चाहिए। तो पता है IIT का जो एग्जाम होता है वो UPSC से भी टफ होता है। रीजन बिहाइंड कि UPSC का एग्जाम जब तक देने का टाइम आता है ना तब तक मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी होती है। और IIT का एग्जाम सिलेबस ज़्यादा नहीं है IIT का, बट IIT का एग्जाम जिस कंडीशन में हो रहा होता है ना, वो कंडीशन में हमारा दिमाग इतना तेज इधर उधर दौड़ता है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, समझे। तो बैठना बहुत मुश्किल काम होता है, एक जगह बैठ के एक ही चीज पे फोकस करते रहना। तो 3 घंटे से ज्यादा हम तुम्हें बिठाएंगे नहीं, बट 3 घंटा बैठे रहो। 3 घंटे से पहले उठने की आदत नहीं होनी चाहिए। एक स्लॉट कम से कम 3 घंटे का मारोगे मारो, ठीक है। चलो तो 30 साइन इतना, ये क्या है हमारा बताओ? ओमेगा। और ये क्या है हमारा? के है, सही बात है। अच्छा हमें क्या चाहिए? वेवलेंथ चाहिए। तो के इज इक्वल टू क्या होता है बेटा बताना? 2 पाई बाई लैम्डा होता है। और के की वैल्यू कितनी है बताना? 300 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। पाई से पाई गया कट, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 बाय 300, काट दो कितना आ जाएगा 1 बाय 150 मीटर, सही बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। हमने पढ़ा था ये सब कुछ तो सेम रहता है, खाली ये बाहर वाला चेंज होता है। तो ये बाहर वाला V नॉट होता है क्या? V नॉट कैसे निकालोगे बेटा बोलो? V नॉट कैसे निकालोगे? C इज इक्वल टू हमने पढ़ा था E नॉट बाई B नॉट। तो B नॉट की इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E नॉट बाई C। E नॉट कितना देखो 30 और C कितना है 3 इंटू 10⁸। तो देखो 3 10 जा 30, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁷। तो V नॉट मिल गया आपको। अब इक्वेशन B Y में होगा, X में होगा या Z में होगा? देखो E Y डायरेक्शन में है, वेव X में जा रही है, इसका मतलब वेव किधर, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? Z। तो BZ इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 10⁻, पहले इक्वेशन लिखो, B नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। V नॉट कितना है बताओ? 10⁻⁷ साइन ओमेगा कितना है बेटा? एज इट इज कॉपी पेस्ट मार देना होता है क्या? चलो 2 इंटू 10⁻11t प्लस 300 पाई एक्स। चलो सेक्शन सी डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुश्किल वाला सेक्शन हो गया ना। अब बालक बालक वाली बातें बताइए, ठीक। मैक्स टू मैक्स 30 से 35 मिनट और खत्म। चलो जी आ जाओ। द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज। अब ये हमसे पूछो बहुत गलत बात है, आंसर बताओ जल्दी से इसका।
बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? ये सही है? कौन सा सही है? बेटा देखो टेम्परेचर बढ़ाने, कौन सा? ए। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ फ्री होल्स बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात। अब अगर किसी जगह भीड़ भाड़ ज्यादा होगी तो वहां पे कोलिजन भी ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बट इन दोनों में से जो डोमिनेट करेगा वही फाइनल आंसर देगा। सही बात है। जरा ऑप्शन डी पढ़ो एक बार। Number density of carrier increases, relaxation time decreases, but effect of decrease in relaxation time is much less than increase in number of density. कौन सा ऑप्शन सही है? डी के अंदर ऑलरेडी ए वाला कंटेंट है, बट ए वाले ने रिलैक्सेशन टाइम के बारे में भी एक अच्छी बात बोली है कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिलिकॉन, बताना किस कौन सा सिलिकॉन का ग्राफ है? हाँ वही दो सेमीकंडक्टर है ही हमारे पास, कौन सा ग्राफ है बताओ? ये भी हमें ही बताना पड़ेगा। ए ऑप्शन सही है भाई, सेमीकंडक्टर ग्राफ वैसे ही तो बनता है, इतना सोचना क्या है इसमें? ए है। एक बात बताओ, ग्राफ किस किस के बीच में है? बस हम यही सुनना चाह रहे थे, ग्राफ किसके बीच में है? रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में है। तो भाई टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है। कौन सा ग्राफ सही है? डी वाला ग्राफ सही है। पहला वाला मार के मत आ जाना मजे मजे में, क्योंकि हमें दिख रहा है ये तो सिलिकॉन का ग्राफ है, सीधा मार दो। घटता है क्या? ठीक। नेक्स्ट, व्हेन वेरी स्मॉल करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो अक्रॉस द जंक्शन देन इट इज कॉल्ड। फॉरवर्ड करंट तो नहीं होता भाई, सैचुरेशन करंट इसमें हमने पढ़ा नहीं। रिवर्स करंट, अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट जाता था उसको ड्रिफ्ट करंट कहते थे। ड्रिफ्ट करंट का एक और नाम रिवर्स करंट भी होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स करंट। ठीक है। द सब्सटेंस विच डोप्ड इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर बताना है, किसमें डोपिंग करनी बताओ? पी टाइप में कराना मतलब बैगन आलू गाजर वाला है क्या? कोई मैच मिला? देखो आलू मिल गया, देखो आपको मिल गया आलू। चलो फिर एल्यूमिनियम टिक कर देंगे, आगे बढ़ो। In an unbiased PN junction diode, holes diffuse from P region to N region because, ये हम नहीं बताएंगे, जल्दी बताओ। अनबायस्ड पीएन जंक्शन में होल पी से एन में क्यों जाते हैं? कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही है ना, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो सबको पता है कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से तो चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 30, फिर से लाइट आ गई है। अरे क्या होता है? इफ अ सेट, पढ़ो बेटा आगे। If a set of n thin lengths are placed next to each other such that distance between them lengths is 0, then the net focal length of the system। ये तो बहुत आसान पूछा है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? बोलो। ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ए वाला ऑप्शन क्या बता रहा है? 1/f को जोड़ते चले जाओ। अरे यार भाई, अगर n लेंसेज कांटेक्ट में, सुनो, एन लेंसेज कांटेक्ट में है तो ऐसे लिखते थे ना, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f। पहले ऑप्शन में ये लिखा है, बता नहीं मैच करेगा कि नहीं? समेशन 1/fi, i इज इक्वल टू 1 से लेके n। सही बात है भाई। नेक्स्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आर एज shown in figure, lenses A and B having focal length this, the lateral magnification बताना है भाई। बेटा मैग्निफिकेशन B/U होता है क्या? अब इन दोनों का या तो रे डायग्राम बना लो, या फिर एक काम करो कि इन दोनों का इक्विवेलेंट डायग्राम बना लो, और फिर उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता होगा, इमेज डिस्टेंस निकाल लोगे। ऐसे ही तो है। अच्छा ये प्लेन है।
रिसीव। चलो पार्टी का इंतजाम तो हो गया तुम्हारी। चलो जी आ जाओ। इसकी फोकल लेंथ कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। बेटा पार्टी लेना, पैसे आ गए, ठीक है। -20 सेंटीमीटर। उन्होंने देखो खुद अनाउंस कर दिया, अब तुम्हें ले ही लेने चाहिए ना। ये कितना दिया बेटा? 10 सेंटीमीटर दिया ना। अगर हमें मैग्निफिकेशन चाहिए तो हमें यू पता चल चुका है, एफ निकाल ले अगर हम इन दोनों का इक्विवेलेंट तो वी भी पता चल जाएगा, वी पता चल गया तो वी बाई यू से मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा ना। तो इनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं पहले, है ना। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे हम भैया? लिखेंगे 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f इक्विवेलेंट, f1 कितना है बेटा? 1/10, f2 कितना है? माइनस का 1/20, है ना। तो 1/f इक्विवेलेंट बताओ कितना आ जाएगा? एलसीएम 20 आ जाएगा। तो 2 माइनस 1 कितना बचेगा बताना? 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/20। तो f इक्विवेलेंट कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर आ गया। सही है। अब क्या करेंगे बताओ? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1 कितना हो जाएगा? 20 इज इक्वल टू v कितना है बेटा? निकालना है, u कितना है? माइनस का 10, है ना। तो 1/20 देखो ये कितना हो जाएगा? प्लस, इधर आके माइनस। एलसीएम कितना आ गया? 20। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/20 इज इक्वल टू 1/v। तो v कितना आ जाएगा? माइनस का 20। मतलब इमेज किधर बनेगी फाइनली? चेक कर लो, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है ना कुछ भी, ठीक है। अब हमें मैग्निफिकेशन चाहिए, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? v बाई यू होता है। v कितना है? 20, u कितना है? 10। तो कितना मैग्निफिकेशन मिला? 2 का मैग्निफिकेशन मिल गया। ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं। वैसे माइनस का 2 होगा क्या? आई डोंट थिंक सो। वाई? बेटा b की वैल्यू -20, u की वैल्यू -10, 20। ठीक है, चलो +2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमसे पूछा ना, तो फिर तो अब हमें बी ऑप्शन सही है। बहुत सारे लेंसेज लगाते हैं, उनकी मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, थर्ड वाले का। चलो जी, इफ टू थिन लेंसेज आर ऑफ अपोजिट नेचर, ये समझ में आ गया ना? बोला कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? M1 इंटू M2 इंटू M3, है ना। इसके और वाला पार्ट देखो बेटा, अगर 2 थिन लेंस है जिनका नेचर अपोजिट है, मतलब एक कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉनकेव है, ठीक है। फोकल लेंथ उनकी डिफरेंट डिफरेंट है। द रिजल्टेंट फोकल लेंथ विल बी, रुको ध्यान से सुनना, 2 लेंसेज हैं जिनका नेचर अपोजिट है, एक की फोकल लेंथ कम है, एक की फोकल लेंथ ज्यादा। डिफरेंट है मतलब एक की कम होगी, एक की ज्यादा होगी। ध्यान से सुनो, समझने वाला है ना। ये है, एक ये है। अगर हम बोले इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है ना, मान लेते हैं अपनी मर्जी से, और इसकी फोकल लेंथ कितनी? 20 सेंटीमीटर। तो इनमें पावर किसकी ज्यादा होगी? जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज्यादा। तो इसकी पावर ज्यादा होगी, इसकी पावर हाई होगी। तो इन दोनों में नेट इफेक्ट किसका शो होगा? कॉन्वेक्स का कि कॉनकेव का? कॉन्वेक्स वाले की पावर ज्यादा है, तो नेट इफेक्ट किसका शो होगा? हमारा कॉन्वेक्स का शो होगा। यहां तक कहानी सही है। अब क्वेश्चन पढ़ लो। रिजल्टेंट फोकल लेंथ विल बी सेम नेचर एज दैट ऑफ लेंथ ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। उसका जो नेचर होगा वो शॉर्ट फोकल लेंथ वाले का होगा। सही बात है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर आप डायरेक्ट सोचते तो नहीं आता, ठीक है। उसके बाद बोला है बी ऑफ डिफरेंट नेचर एज दैट ऑफ द लेंथ ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, ये तो गलत बात हो गई। बी ऑफ सेम नेचर एज दैट ऑफ लेंथ ऑफ लार्जर फोकल लेंथ मतलब पावर कम, उसका इफेक्ट थोड़ा ना आएगा। क्लियर होगी बात? और चौथा ऑप्शन डिपेंड ऑन रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन पे क्यों डिपेंड करेगा? इधर से लाइट भेजा, इधर से लाइट भेजा, क्या मतलब बदल जाता है? नहीं, सेम ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट, समझ में आने वाला क्वेश्चन। जिसकी पावर ज्यादा उसका इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तो इसकी पावर ज्यादा है क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कम है, तो जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसका नेचर हमें दिखेगा, ठीक है। If two thin lenses of equal focal length but of opposite nature are put in contact, the resultant focal length of the combination will be, बताओ भैया। ये ऑप्शन सही है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है?
1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f इक्विवेलेंट अगर हमें लिखना हुआ तो 1/f1 प्लस 1/f2 है, तो 1/f प्लस दूसरे की नेचर अपोजिट है तो -f होगी, खत्म। कोई बोले मैं 0 लिख सकता हूँ इसको, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो आप इसको 0, बट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, है ना। चलो क्या हुआ, बहुत कैसे है, 3 घंटा हुए नहीं अभी भाई, अभी कैसे बहुत है, पेपर में कैसे काटोगे टाइम, अभी बहुत कहाँ हो गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेक्शन बचा है, इसको खत्म करके तभी जाना। वैसे भी घर जाके क्या ही करना है, दोबारा सैंपल पेपर करना है, फिर आराम करना है कि नहीं, और क्या करोगे, जिंदगी बढ़िया चली रही है तुम्हारी। आ जाओ बेटा वापस आ जाओ, है ना, इतनी देर में अगला क्वेश्चन कर सकते थे है ना, लेकिन नहीं, हम पंचायत करनी है। An alternating EMF is equal to E naught sin omega t is applied as an input in a purely resistive circuit of resistance R। किस में लगाया है, R में लगाया है, ठीक है। Alternating EMF, what is the current in the circuit, कोई भी बालक बता देगा। इन्होंने बोला एक AC सोर्स है ना, उसको हमने किस में लगाया है, रेजिस्टेंस में लगाया, तो बताओ करंट कितना होगा। करंट आसान है, कितना होगा बोलो, E naught बाई R sin ओमेगा t, क्या बोलो मुश्किल था क्या, आसान था। नेक्स्ट, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, बालक सी बात, कितना होता है बताओ, बहुत बढ़िया, इतना पढ़ा नहीं, 0 होता है बेटा, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस 0, याद करो ये वाली बातें, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बार बार सैंपल पेपर करते रहो। ड्रॉ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईएमएफ एंड करंट, बेटा ईएमएफ और करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोला है, करंट इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, ऐसा बनेगा, दिस इज ईएमएफ एंड दिस इज करंट। नहीं पावर अभी नहीं बनाएंगे, पावर सेम फेज में रहेगी, E इंटू आई, बस थोड़ा सा उसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट आया ये, आगे बढ़ो। ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए फेजर डायग्राम कैसा बनेगा बेटा, देखो बातें करोगे तो तुम्हारा मन और भटकेगा, और भटका हुआ मन किसी काम का नहीं होता है। ये E नॉट हो गया और ये I नॉट हो गया, दोनों सेम फेज में होंगे, ये एंगल कितना होगा, ओमेगा टी। चलो नेक्स्ट देखो, 4 नंबर मिल गए तुम्हें इतनी बात की बस। A resistance of 10 ohm is connected to an AC rated this, then find the RMS current। रेजिस्टेंस दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, RMS करंट पूछा है। IRMS इज इक्वल टू क्या होता है बताना, VRMS बाय R। VRMS कितना दिया देखो, 110 दिया, ये VRMS होता है कि V नॉट होता है, VRMS ही होता है ना, अपॉन में 10, कितना आ गया बताना, कितना करंट फ्लो करेगा, 11 एम्पियर। नेक्स्ट, अ डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर इज शोन बिलो, अच्छा खत्म, समझ में आया कैसे हुआ ये, तो बालक सी बात थी, सोचो कितना 1 नंबर पूछी है, खाली फॉर्मूला डाल के आंसर निकाला। हाँ इसके और में देखना, एसी एक, अ डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर इज शोन बिलो, राइट द नेम्स ऑफ लेवलिंग, अच्छा पी का नाम क्या है, आज सुबह ही बताया भाई, आर्मेचर ऑफ द कॉइल, B1 क्या है, ब्रश 1, B2 क्या है, ब्रश 2। चलो क्या बालक क्वेश्चन पूछ रहे, व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, प्रिंसिपल जानते हो, EMI, वर्किंग वो बनाओ साइन ओमेगा टी वाला डेरिवेशन, छोड़ दोगे तो चलेगा ना, 2 नंबर का था, प्रिंसिपल बता दिया, 1 नंबर तुम्हें मिल गया, है कि नहीं, डेरिवेशन छोड़ना तो हम बता रहे हैं, अगर किसी को छोड़ के चलना है तो। नेक्स्ट, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द जनरेटर व्हेन द कॉइल रोटेट्स विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, इसमें भाई डेरिवेशन करना है क्या, अगर कॉइल को ओमेगा स्पीड से घुमाओगे तो कितना ईएमएफ जनरेट होगा, बालक सी बात, अगर किसी को करना है तो देखो सर, E इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ फाई होता है, ओके। अगर ओमेगा स्पीड से कॉइल घूमती है ना, तो उसका जो फ्लक्स होता है ना, वो ऐसे लिखते हैं,
बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, बी ए बाहर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस का, और ओमेगा हो गया, लो ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। बस इतना सा करना है। कितने नंबर? 4n कॉइल कितना हो जाएगा? 4n कॉइल भैया ये हो जाएगा बी एन ए ओमेगा साइन ओमेगा। इतना लिख रहे हैं, केवल 2 नंबर थे, बस इतनी लाइनें। मुश्किल है क्या? नहीं, आसान है। चलो वर्किंग में नहीं, वर्किंग में डायग्राम बना लेना। डायग्राम जरूर बना, अगर कोई अप्लायंस आती है ना उसका डायग्राम जरूर बनाना, विदाउट डायग्राम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। Using the data given below, state which of the two lenses will you prefer to construct to best possible telescope and। अच्छा पहले हमें याद दिलवाओ थोड़ी सी, सुनो। माइक्रोस्कोप में एफओ बड़ा होता था कि एफई? माइक्रोस्कोप से हम क्या हाथी देखते थे, क्या देखते थे? एफई बड़ा होता था। एफई बड़ा होता है माइक्रोस्कोप के लिए भैया, एफई छोटा होता है। कैसे याद किया था? बैक्टीरिया देखें, छोटी छोटी चीजें देखें तो एफई छोटा होगा, माइक्रोस्कोप एफओ क्या होगा? बड़ा होगा। और टेलीस्कोप में एफई बड़ा होगा और एफओ क्या होगा? छोटा। हाँ सही तो है, एफओ छोटा होगा तो हम कम कम रेस कलेक्ट करेंगे तो हमें अच्छा दिखेगा। भाई कहाँ दिमाग है? माइक्रोस्कोप इधर देखो, माइक्रोस्कोप में एफई छोटा होता है और एफओ क्या होता है? अरे यार, एफओ ऑब्जेक्ट होता है ना। ऑब्जेक्ट कौन है हमारा? ऑब्जेक्ट कौन है? बैक्टीरिया। तो ऑब्जेक्ट छोटा है तो एफओ क्या होगा? छोटा होगा। सही बात है। अच्छा अगर हम टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं तो टेलीस्कोप में कौन बड़ा होता है? ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो उसको देखने के लिए लेंस भी क्या चाहिए? बहुत बड़ा। एफओ बहुत बड़ा होना चाहिए एफई से। अब साइज की बात कर लेते हैं, टेलीस्कोप का अपर्चर भी बहुत बड़ा होता है क्या? अपर्चर मतलब बताया था ना, ओपनिंग ऑफ द लेंस। इसका अपर्चर छोटा होगा कि बड़ा होगा? बड़ा होगा। पढ़ दो जरा। अब इनमें से आपको ये बताना कि कौन सा लेंस यूज करोगे आप टेलीस्कोप के लिए और कौन सा यूज करोगे माइक्रोस्कोप के लिए, बताओ। 2 लेंस उठाने हैं, दो उठाने हैं, एक नहीं। एक आईपीस के लिए, एक ऑब्जेक्टिव के लिए, बताओ। लेंस के नाम दे रखे हैं L1 L2 L3। चलो पहले बताओ टेलीस्कोप के लिए कौन सा लोगे? L2 तो लोगे ही लोगे। L1 और L3 में कौन सा लोगे? L1 लेंगे क्योंकि एफई छोटा होना चाहिए, है कि नहीं? एक में 6 है, एक में 10 है, तो छोटा वाला। हाँ समझ में आई बात कि नहीं? तो लेंस 1 कौन कौन सा ले टेलीस्कोप के लिए, बताओ। L2 और L3 क्यों नहीं लिया? जिसकी पावर ज्यादा होती है उसकी फोकल लेंथ कम होती है, तो कौन सा लोगे भाई? पावर किसकी ज्यादा है? L2 तो कंफर्म्ड है, लेना ही है क्योंकि उसका अपर्चर साइज बड़ा है। अभी हम आईपीस के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं कि L1 और L3 में से कौन सा सेलेक्ट करें। तो हम जानते हैं एफई की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो L1 और L3 में किसकी एफई की वैल्यू छोटी है? L3 की, क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है। तो L3 सेलेक्ट करेंगे कि L1 करेंगे? L3। तो फाइनल टेलीस्कोप किससे बनाएंगे हम अपना? L2 और L3 से बनाएंगे। क्लियर होगी वाली बात? L2 डिसाइड क्यों किया वो समझ में है? L1 और L3 में पावर किसकी ज्यादा है? L3 की पावर ज्यादा, मतलब फोकल लेंथ, तो इसलिए लेंगे। नेक्स्ट माइक्रोस्कोप के लिए बेटा कौन सा यूज करोगे? L1 और L3। 8 सेंटीमीटर वाला तो, अच्छा 8 सेंटीमीटर वाला लोगे क्या? L1 और L3 लोगे? माइक्रोस्कोप का अपर्चर से कोई लेना देना होता है क्या? नहीं। उसको क्या चाहिए? मेरे को सबसे छोटी वाली एफई मिले। तो सबसे छोटी वाली एफई किसके पास है? जिसकी पावर सबसे ज्यादा है। किसके पास? L3। एफई डिसाइड हो गया, एफई डिसाइड हो गया ना। अब एफओ के लिए कौन सा लेंस चूज करोगे? 6 की 3? एफओ की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो 6 और 3 में किसकी बड़ी है? 3 की पावर कम, मतलब फोकल लेंथ ज्यादा, तो आप L2 यूज कर सकते हो।
लेकिन इसका अपर्चर बहुत बड़ा हो गया क्या? तो इतना बड़ा अपर्चर हम यूज करेंगे माइक्रोस्कोप में? नहीं। तो कौन सा वाला हो जाएगा? L1 और L3 हो जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ, अपर्चर बहुत बड़ा है ना। अगर 8 सेंटीमीटर अपर्चर लेंगे माइक्रोस्कोप में, तो छोटे छोटे लेंस लेते हैं ना, तो 8 सेंटीमीटर वाला माइक्रोस्कोप में लेंगे ही नहीं। L1 और L3 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। बस 20 से 25 मिनट का कंटेंट, उसके बाद खत्म, है ना। डोंट वरी। You are given two converging lenses of focal length this and this to design a compound microwave. It is desired to have a magnification of 30. Then find out the separation between objective and eyepiece. चलो जी भैया, FO दे दिया, FE दे दिया, सेपरेशन पूछा है। देखो FO कितना दिया है, फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। देखना भैया F, अच्छा FO किसको माने माइक्रोस्कोप है तो? FO और FE की वैल्यू बोलो जल्दी से, उन्होंने बताया नहीं है हमें। बताओ भैया। FE छोटा होता है क्या माइक्रोस्कोप में? तो FE अगर छोटा होता है तो कितना होगा? 1.25, और FO कितना हो जाएगा? 5। और हमें निकाले लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला पढ़ा था डायरेक्टली? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है VO बाई UO इंटू D बाई FE, यही तो पढ़ा था। हा? क्या देखना है हमें? बैक्टीरिया देखना है, तो FE छोटा होगा। अच्छा FE ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? बैक्टीरिया, है ना। सॉरी 1.25, और ये कितना होगा? 5। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? हमें तो बताया ही नहीं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा, इमेज कहाँ बन रही है, ऐसा कुछ बोला है? हमने इसके लिए एक और फॉर्मूला भी लिखा था मैग्निफिकेशन के लिए। क्या था? एक और लिखा था, VO को मान लेंगे L के बराबर, और उस टाइम UO किसके बराबर हो जाएगा? FO के बराबर, इंटू D बाय FE। अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला याद है? एक ही यूज करता। मैग्निफिकेशन कितना? 30, L कितना निकालना, FO कितना 1.25, D कितना 25, और FE कितना 5, 25 पॉइंट टॉप 500, कितनी बार में जाएगा ये? 4 बार में। तो 4 से डिवाइड कर दो तो 30/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? L। तो L की वैल्यू कितनी आ गई? 7.5 सेंटीमीटर था ना सब कुछ, सेंटीमीटर। चलो जी आगे बढ़ते हैं ना। ठीक, तो आसान सा था, है ना। नेक्स्ट, बस हमने बोला ना तसल्ली, बस कितनी देर की? 20 मिनट, है ना। उसके बाद आराम से एंजॉय करना करते। देखो मन कितना मुश्किल है कंट्रोल करना, कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है कि नहीं। अगला वाला पढ़ लो, ये तो हमें डेरिवेशन टाइप लग रहा है। ये डेरिवेशन है क्या? कौन सा वाला? रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। साफ साफ फॉर्मूला लिख के दिए भैया वो, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये तो डेरिवेशन हो गया ना, एक क्वेश्चन कम हुआ। सुनो, अच्छा एक बात बताओ, एक लेंस को ऐसे अदला बदली कर देंगे तो क्या उससे लेंस की इमेज की पोजीशन बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। अगला क्वेश्चन पढ़ना, एन पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद दोबारा बताते हैं। An unsymmetrical double convex thin lens form the image of the point object on its axis. Will the position of the image change if the lens is reversed? एक्सप्लेन कैसे करें इसे? इन्होंने बोला कि एक लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ अलग अलग है, सिमेट्रिकल नहीं है ना। तो उस केस में आपको ये बताना है, सुनो, कि इमेज की पोजीशन चेंज होगी कि नहीं होगी। सुनना, ये हमारा क्या है? R1 है, और ये हमारा क्या है? R2 है। सही है। तो हमसे पूछा चेंज होगी या नहीं होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने कितना मान लिया? U। तो हमने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा, उसको लगा के देख लेते चेंज होगी कि नहीं होगी। 1/f इज इक्वल टू कितना होता है? म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है। अगर हमें इमेज के साथ बात करनी है तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला इमेज के टर्म्स में हम ये जानते हैं, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। इसके लिए ऐसा हो गया।
ऐसे गई लाइट है ना। अब अगर हम लेंस को उल्टा करके रख दें, अभी ये क्या बन चुका है, इधर वाला सरफेस इधर आ गया, ये R2 है और ये R1 है, ऐसा बन चुका है। उल्टा कर दिया ना तो इधर वाला सरफेस इधर आ गया, इधर वाला इधर चला गया, तो R2 ठीक। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, देखना म्यू माइनस 1। R2 फॉर्मूला ये होता है जनरल, पहला सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, तो क्या लिखें 1/R2। इसका क्या है, दूसरे वाले का R1 है, तो क्या लिखना चाहिए माइनस 1/R1। सुनना ध्यान से, यहां साइन कन्वेंशन पुट नहीं किया क्या हमने, R1 पॉजिटिव होगा R2 नेगेटिव, तो क्या बनेगा ये ओवरऑल पॉजिटिव ही बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें R2 पॉजिटिव R1 नेगेटिव, पॉजिटिव बन जाएगा। देखना सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है, कुछ भी चेंज हुआ क्या, दोबारा बताए, आ गया। हम ये कह रहे हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला था, ठीक। पहले सरफेस पहला वाला मिला तो R1 डाल दिया, R2 डाल दिया, उल्टा करके रखा आफ्टर रिवर्सिंग, पहले कौन मिला R2, तो R2 पहले डाल दिया, R1 बाद में डाल दिया। अंदर वाला एक्सप्रेशन देखो, ये सेम एक्सप्रेशन है कि अलग अलग है, सेम है। ये वाला एक्सप्रेशन सेम है, u आपने चेंज नहीं किया, तो क्या v चेंज हो जाएगा, नहीं होगा चेंज। इतना हमें इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि ज्यादा नंबर में था, है ना। अगर ये एक नंबर में होता तो हम क्या लिख देते डायरेक्टली, हाँ लेंस को उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़े। अच्छा ऑब्वियस सी बात है, सोचो भी, यहां से इसने पहले कम मोड़ा, इस वाले ने ज्यादा मोड़ दिया, उल्टा करके रखेंगे तो पहले कम मुड़ेगी बाद में ज्यादा मुड़ जाएगी, ओवरऑल तो उतनी मुड़नी है। समझ में आ रही बात, ओके। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 32 खत्म हो गया, लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचे। अब तो 20 मिनट भी नहीं, 5-10 मिनट बस। डेरिवेशन, हाँ खुश हो गया, नहीं करना पड़ेगा, चलो डेरिवेशन है क्या, नहीं करना है, चलो सेकंड पार्ट देख लो फिर। अभी तुम्हारा मन बस ये कह रहा है कैसे भी आजाद हो जाए हम, डेरिवेशन देख के खुश, क्योंकि करना ही नहीं पड़ेगा, है ना। चलो अच्छी बात है। A system of two charge Q and QB are placed as this. Find the electric dipole moment। तो देखो दो चार्ज दे रखे बेटा, QA कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर -7, और दूसरा कितना है बेटा -2.5 इंटू 10 की पावर -7। इन दोनों के बीच में देखो गैप कितने का है, एक बेटा -15 पे रखा है, एक +15 पे रखा है, बाकी कोऑर्डिनेट्स तो 0 है। ये रखा है -15 और ये रखा है +15, तो -15 और +15 के बीच में कितना गैप होता है, पकड़ो 30 का होगा। ये हमारा 0 है, -15 मतलब नीचे की तरफ 15, +15 मतलब ऊपर की तरफ 15, तो टोटल गैप कितना होगा 15 30, ठीक है। तो ये गैप कितना हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर। अभी हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना, निकालते। तो P का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Q इंटू 2A। Q कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर -7। 2A इस पूरे डिस्टेंस को ही कहते हैं क्या, तो ये जाएगा 30 इंटू 10 की पावर -2, तो कितना आ जाएगा 25 × 75, 75 इंटू 10 की पावर -9। यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम मीटर, चार्ज इंटू डिस्टेंस है ना, क्या यूनिट होती है कूलम मीटर। चलो डन। The magnitude of the torque acting on it when it is placed in a uniform electric field making an angle of 30 degree। टॉर्क का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला हम जानते हैं, PE sin थीटा। P हमने निकाल लिया 75 इंटू 10 की पावर -9, E कितना है 5 इंटू 10 की पावर 4, और ये कितना sin 30 लिख दें इसको, sin 30 की वैल्यू 1/2, 25 25 5 तो 35 2 37 इंटू 10 की पावर -5, sin 30 की वैल्यू 1/2, कितना आ जाएगा, कम 2 16 7 5 इंटू 10 की पावर -5। यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, नहीं न्यूटन मीटर, हमें मीटर स्क्वायर सुनाई दिया, सही बात है क्या। जैसे टॉर्क लास्ट, अब तो 5 मिनट भी नहीं बचे, खत्म, बस 2 मिनट और। A capacitor of capacitance C is fully charged by connecting it to battery of EMF E. It is then disconnected from the battery. If the separation between plate of the capacitor is now doubled, what will be the two dis? ये करवाया है, नहीं करवाया,
क्वेश्चन ने क्या बोला, एक कैपेसिटर है। सुन लो लास्ट क्वेश्चन, केवल 2 मिनट की तसल्ली करो, उसके बाद सैंपल पेपर समाप्त। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुनो। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कह रहा है कि एक कैपेसिटर था, है ना, उसको हमने चार्ज किया एक बैटरी से, और चार्ज करने के बाद उसकी प्लेट्स को क्या कर दिया, दूर दूर कर दिया। पहले इतना था, चार्ज किया, उसके बाद इसकी प्लेट्स को हमने दूर दूर कर दिया, दूर दूर। अभी हमसे क्वेश्चन ने पूछा है दूर दूर करने पे किस किस चीज पे कैसा कैसा इफेक्ट पड़ेगा, ये बता दो। और दूर भी कितना किया, डबल कर दिया। देखना जरा, ये डिस्टेंस पहले कितना था, d था। अब ये डिस्टेंस कितना हो चुका है, 2d हो चुका है बैटरी से चार्ज करने के बाद। ठीक, कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, 1/2 टाइम। देखो बेटा यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन नॉट a बाई d है। यहाँ पे अगर हम लिखें तो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट a बाय 2d। ये देखो ओरिजिनल वाला है CO, इस पूरे की जगह ओरिजिनल लिख सकते हैं, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, C0/2। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। नेक्स्ट, चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस क्या हो गया, आधा। चार्ज बताओ, जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो चार्ज कौन देगा, कोई भी नहीं देगा। तो चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। मतलब चार्ज क्या हो गया, कांस्टेंट, Q इज इक्वल टू कांस्टेंट। सही बात है। अच्छा, तीसरा पूछा है पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा एक बात बताओ, हमने पढ़ा है Q इज इक्वल टू CV होता है, तो चार्ज Q0 ही रहा, कैपेसिटेंस C0/2 हो गया, तो पोटेंशियल निकालना है। सही बात है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पोटेंशियल निकालना था ना, तो पोटेंशियल के टर्म्स में फॉर्मूला लिखते, ऐसे लिखो। V इज इक्वल टू क्या होता है, Q/C होता है, तो V0 इज इक्वल टू Q0/C0। अब अगर हम नया वाला V निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, Q/C। तो नया वाला Q पुराने वाले Q के बराबर, ये चेंज नहीं हुआ है। नया वाला C कितना है, C0/2 है। 2 उल्टा के ऊपर चला जाए कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स Q0/C0। और ये ओरिजिनल वाला पोटेंशियल है क्या, तो देखो पोटेंशियल कितना हो गया, 2 टाइम्स V0 हो गया। समझे, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल डबल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, फंस गए। E इज इक्वल टू क्या होता है, dV/dr। पोटेंशियल 2V कर दिया, डिस्टेंस कितना है, 2d है, तो 2 से 2 तो कट गया, तो देखना है पहले वाले के बराबर ही आ गया क्या। जैसे E0 इज इक्वल टू हम लिखे V0/d0। सही बात है। अब अगर हम E लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, नया वाला V, नया वाला D। तो नया वाला V कितना है, अभी निकाल चुके आप, 2V0 है, और नया वाला D कितना है, 2D0 है, तो 2 से 2 कट गया, V0/d0। देखो पुराना वाला E तो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम। एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी देखते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, हाफ CV²। तो हाफ ओरिजिनल वाली एनर्जी E0 C0 V0, अगर नई वाली निकाले तो हाफ CV²। C की जगह कितना डालेंगे, C0/2। V की जगह कितना डालेंगे, 2V0 डालेंगे। सही बात है क्या, स्क्वायर कर देंगे क्या, तो हाफ C0/2 इंटू 4V0² हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो बताना कितनी हो गई, हाफ C0 V0² इंटू में 2, ये वाला 2 अलग लिख दिया। ये ओरिजिनल वाली एनर्जी है क्या, तो एनर्जी कितनी हो गई, डबल हो गई। समझ आई बात। ये सारे फैक्टर को तसल्ली पूर्वक देखना, अभी हमें पता है समझ नहीं आए होंगे, बट इन सारे फैक्टर को इसीलिए हमने मैथमेटिकली एक्सप्लेन करके समझाया ना, कि घर जाके देखोगे तो एक बार कुछ तो समझ में आ जाएगा ना। हाँ, और बंद करो इसको। सही बात है।